गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं टैक्स ऑडिट 4 की क्लास लेने जा रहा हूँ। आपको पोडियम पे लिखा हुआ दिख रहा होगा टैक्स ऑडिट 4। तो आज अपनी टैक्स ऑडिट की फोर्थ क्लास है। जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुने। मैंने टैक्स ऑडिट की 1, 2 और 3 क्लास ऑलरेडी ले चुका हूँ एंड द लिंक्स आर गिवन इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन। इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन यू विल फाइंड दैट आई हैव गिवन द लिंक्स टू टैक्स ऑडिट 1, 2 एंड 3। सो if you have any difficulty you can straight away go to tax audit 1, 2, 3, उसको watch करो and then you can come to tax audit 4. Even if you have not watched it तो भी मैं बता देता हूँ कि I will be teaching tax audit 4 in detail. मतलब whatever I teach in the class I will be teaching in detail. So if you have not done those 3 classes you can do it later on. Right now you can just focus on tax audit 4. You will be able to understand everything because I will teach from scratch. I will explain everything. Okay, that will not be a tension. Next thing is apart from those 3 classes, ये today we are going to do this tax audit 4. आज का 4th class है. So our target today is clause number 22 to clause number 30. There are few clauses which have been added like 29A, 29B. वो भी I will cover in the class. Okay. Every clause that I discuss, I hope that this video will be around 2 hours. अभी मैं start कर रहा हूँ तो I don't know how long it will take. Today is 9th September Wednesday. 9 बज रहे हैं, ठीक है, 9 AM in the morning. So good morning all of you. So this video will be around 2 hours, I hope so. ठीक है, I will be teaching everything in detail. Next thing is notes. The notes that you are looking at the board, clause 22 से 30. Notes का link will also be there in the video description. Okay ना, ठीक है. This is form 3CD tax audit. फर्स्ट ऑफ ऑल एक दो बेसिक बातें जो मैं आप लोग सबके साथ डिस्कस कर देता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को प्लीज, ठीक है ना. टैक्स ऑडिट, अभी टैक्स ऑडिट का जो लिमिट चल रहा है वो 1 करोड़ का ही चल रहा है. गवर्नमेंट बात करी कि इसको बढ़ा के 5 करोड़ कर देगी, ऑल दैट, बट राइट नाउ इट इज 1 करोड़ ओनली. टैक्स ऑडिट का मेन पर्पस क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ टैक्स ऑडिट? बोर्ड में बाद में, पहले आप मेरी बात को तो सुनो. व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ टैक्स ऑडिट? देर आर 3 persons. इमेजिन करो आप, देर आर 3 persons. मैं को देखता हूँ एक बार अगर हो सका तो आई विल ड्रॉ note for you. Yeah, look at this tax audit 4. एक छोटा सा डायग्राम I will discuss. ये है assessee. अच्छा, assessee I have drawn like an individual but not necessary. Assessee can be any type of person. इनकम टैक्स में पर्सन में कौन कौन आता है सर? इंडिविजुअल, HUF, फर्म, कंपनी, AOP, BOI, AJP. करेक्ट? तो लोकल अथॉरिटी ऑल्सो, म्यूनिसिपैलिटी, लोकल अथॉरिटी. सो असेसी कोई भी हो सकता है. एंड इस तरफ यू हैव द इनकम टैक्स ऑफिसर जिसको हम लोग बोलते हैं AO. AO मीन्स असेसिंग ऑफिसर, बेसिकली इनकम टैक्स ऑफिसर. ओके, नाउ असेसी की इनकम ह्यूज है और वो अपना जो भी रिटर्न बोल लो आप, रिटर्न फाइल करेगा विद द इनकम टैक्स ऑफिसर. दिस इज द इनकम टैक्स रिटर्न, ITR. नाउ द थिंग इज कि इनकम टैक्स ऑफिसर को अपनी मेहनत बचानी है. इनकम टैक्स ऑफिसर्स अच्छी तरह से जानते हैं कि कहाँ कहाँ पर असेसी टैक्स की चोरी कर सकता है, टैक्स इवेजन कर सकता है. सो इनकम टैक्स ऑफिसर चाहता है कि कुछ एक ऐसा डॉक्यूमेंट मिल जाए विच इज सर्टिफाइड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिससे तुरंत उसको पता चल जाए कि ओके दीज आर द लूप होल्स, यहाँ पर शायद इनकम टैक्स इवेजन के चांसेस हाई हैं. तो इसके लिए क्या हुआ, गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट तैयार किया जिसको हम कहते हैं फॉर्म 3CD. दिस इज नॉट टैक्स ऑडिट रिपोर्ट. कई जन को भ्रम है कि फॉर्म 3CD इज टैक्स ऑडिट रिपोर्ट. नो, इट इज नॉट फॉर्म टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, इट इज स्टेटमेंट और पर्टिकुलर्स. ओके, तो अभी क्या है कि रिटर्न के साथ असेसी को ये भी जमा करना पड़ता है, फॉर्म 3CD. फॉर्म 3CD हैज सो टू से 44 क्लॉजेज, वरना ऐसे तो ज़्यादा है, अराउंड 50 के आसपास, बिकॉज क्लॉजेज कुछ इस तरह की भी है ना, 29A, 29B लाइक दैट, इसीलिए. तो ऐसे बोलने को तो लास्ट क्लॉज इज 44. सो देर आर लॉट ऑफ क्लॉजेज इन दिस फॉर्म 3CD जिसमें बिजनेस प्रोफेशन, PGBP हेड के स्पेसिफिक सेक्शंस लिए गए हैं. बिजनेस PGBP हेड के कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस, एंड नॉट जस्ट PGBP, अदर सोर्सेज है, कैपिटल गेन्स है, उनके कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस जिसमें जहां जो बेसिकली टैक्स इवेजन को रोकते हैं उनको उठा के लिया
और फॉर्म 3CD में डाल दिया, ठीक है। अब इस फॉर्म 3CD में असेसी इज रिक्वायर्ड टू फिल all the information that is demanded by the 44 clauses, और ये 44 clauses specific sections of income tax act के ऊपर है, जिनका पर्पस ही है टू फाइंड आउट कि कहां कहां पर असेसी टैक्स चोरी कर सकता है। तो अब असेसी तो इन क्लॉजेस का जो इंफॉर्मेशन है वो फॉल्स देगा। थिंक अबाउट इट, when assessee is giving the information in form 3CD, he may try to cook it up, मतलब वो उसमें वो उसको तो मालूम है कि ये सारे क्लॉजेस को अगर उसने सच्चा इंफॉर्मेशन, ट्रूथफुल इंफॉर्मेशन दे दिया, देन इनकम टैक्स ऑफिसर को तो एक झटके में पता चल जाएगा कि कहां कहां टैक्स की चोरी हुई है, तो वो इसमें झूठा इंफॉर्मेशन डालने की कोशिश करेगा। अब गवर्नमेंट क्या करती है, पिक्चर में लेके आती है चार्टर्ड अकाउंटेंट को। ये है चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, दे सर्व एज टैक्स ऑडिटर्स। ये क्या है, टैक्स ऑडिटर्स। सो चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करेगा, ही विल verify all the data in form 3CD that is filled by the assessee. Tax auditor will verify all the data, पूरा अच्छा से verify करेगा कि 44 clauses का जो जवाब assessee ने दिया है वो true है कि false है, और फिर the chartered accountant will give his own report. This report is either form 3CA or form 3CB, one of the two. इसी कहते हैं टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। इन टैक्स ऑडिट रिपोर्ट ही विल इन्फॉर्म कि कौन से क्लॉज में जो इंफॉर्मेशन है फॉर्म 3CD का वो सच्चा है कि झूठा है। सो दिस ऑल्सो गोज टू इनकम टैक्स ऑफिसर। सो द बेसिक पर्पस ऑफ टैक्स ऑडिट, अब जिनको भी टैक्स ऑडिट नहीं मालूम है उनके लिए मैं बता रहा हूं ताकि तुमको वीडियो देखने में समझने में कोई दिक्कत नहीं हो, बस 2-4 मिनट और तुमको पूरा क्लैरिटी हो जाए। So what is the purpose of tax audit? The purpose of tax audit is that income tax officer wants कि उसको all the particular sections of income tax act जिसका जो basically tax evasion को रोकने के लिए आए हैं, उन sections से जुड़ा हुआ relevant जितना भी information है वो assessee fill करके दे, and that is certified by a chartered accountant, verified by a chartered accountant, so that income tax officer का जो मेहनत है वो कम हो जाए। Because इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए इट इज इम्पॉसिबल कि हिंदुस्तान में जितने भी एसएससी से जिनका टैक्स ऑडिट होता है सबकी फाइल को स्क्रूटनी में लेके एक एक अच्छे से असेसमेंट करें, दैट विल बी अ ह्यूज टाइम वेस्टर। सो इसीलिए टैक्स ऑडिट का पूरा कॉन्सेप्ट आया। तो फॉर्म 3CD के अंदर जो 44 क्लॉजेज हैं उसमें क्लॉज नंबर 1 से लेकर 22 तक आई हैव ऑलरेडी कवर्ड। क्लॉज नंबर 21 तक ऑलरेडी कवर्ड इन 3 क्लासेस। वो 3 क्लासेस यूट्यूब में हैं ऑलरेडी, जिनका नाम है टैक्स ऑडिट 1, 2, 3, ठीक है। लिंक आई विल पुट इन द डिस्क्रिप्शन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ टैक्स ऑडिट 4, और आज का जो एजेंडा है it starts from clause number 22 and I will go till clause number 30, ठीक है। सो सबसे पहले आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्लॉज नंबर 22। आते हैं इस पे, ये रहा क्लॉज नंबर 22, ओके, नोट्स डिस्क्रिप्शन में देख लेना। स्टार्ट क्लॉज नंबर 22, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इनएडमिसिबल, मतलब नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 23। Now in this chapter a student will guess कि section 23 of income tax act, but no, it is section 23 of MSMED act 2006, micro small and medium enterprises development act 2006। ये section 23 income tax act का नहीं है। ये एक विचित्र बात है कि वी आर डूइंग फॉर्म 3CD टैक्स ऑडिट, बट इसमें जो क्लॉज हमको वेरीफाई करने बोला क्लॉज नंबर 22, इट डज नॉट बिलोंग टू इनकम टैक्स एक्ट, इट बिलोंग्स टू सम अदर एक्ट। तो उसका क्या कनेक्शन है नहीं है, डिस्कस करेंगे। फुल फॉर्म इसका नीचे लिखा हुआ देख लो, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006। 13 पेजेस का एक्ट है, ज़्यादा बड़ा एक्ट नहीं है, 13 पेजेस का है। और ये आपको अगर एक्ट चाहिए तो ये आपको MSME की साइट पे मिल जाएगा, msme.gov.in, ठीक है ना। तो अब एग्जैक्टली व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्शन 23, कौन सा इंटरेस्ट है विच दे आर सेइंग इज इनएडमिसिबल, मींस नॉट अलाउड अंडर PGBP, तो वो हम लोग को स्टडी करना है। आओ स्टडी करते हैं।
ये रहा क्लॉज 22 MSMED। सबसे पहले तो यू हैव टू नो व्हाट इज अ माइक्रो एंटरप्राइज, स्मॉल एंटरप्राइज एंड मीडियम एंटरप्राइज। ओके, तो इसका जो डिटेल्स है यू विल फाइंड ऑन MSME साइट, जो मैं देख रहा हूँ MSME की साइट पे अवेलेबल है। ये नया आया है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम के लिमिट्स रिवाइज हुए हैं। तो ये जो क्राइटेरिया है कि कौन सा बिजनेस एंटरप्राइज माइक्रो है, कौन सा बिजनेस एंटरप्राइज स्मॉल है, कौन सा बिजनेस एंटरप्राइज मीडियम है, उसको नापने के लिए पूरा क्राइटेरिया चेंज हो गया है एंड इट इज इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2020। देख लो आप। सो दिस इज द लेटेस्ट वन, 1 जुलाई 20। गवर्नमेंट बहुत दिन से बात करी थी, 2006 का एक्ट है, आप जस्ट इमेजिन करो कब से बात चल रहा है कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम का क्राइटेरिया रिवाइज करेंगे, बिकॉज इन्फ्लेशन का भी तो इफेक्ट होता है ना। तो नाउ दे हैव रिवाइज्ड इट फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर, यू हैव द सेम कंपोजिट क्राइटेरिया। हाउ विल यू डिसाइड whether a particular business enterprise is micro, small or medium? It will be decided based on 2 parameters. What are the 2 parameters? Investment. इन्वेस्टमेंट का मतलब नॉट फ्रॉम बैलेंस शीट कि आप पेड अप कैपिटल जोड़ोगे, नॉट दैट। इन्वेस्टमेंट मींस इन्वेस्टमेंट, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इन प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट। सो फर्स्ट क्राइटेरिया इज इन्वेस्टमेंट, सेकंड क्राइटेरिया इज टर्नओवर। तो 2 क्राइटेरिया है, इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर, इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर। तो कोई भी एंटरप्राइज माइक्रो है या स्मॉल है या मीडियम है या इन तीनों में से कुछ भी नहीं है, उसको डिसाइड करने के लिए जो क्राइटेरिया है दैट इज अ डुअल क्राइटेरिया। यू कैन कॉल इट डुअल क्राइटेरिया और ट्विन क्राइटेरिया। मैं ट्विन क्राइटेरिया इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज आपको दोनों चेक करना है। दोनों क्राइटेरिया के बीच में आप देखो एंड लिखा हुआ है, और नहीं है। इतना तो समझ में आता है, एंड या और, मतलब यू डोंट हैव टू चेक वन ऑफ द टू, यू हैव टू चेक बोथ। यू हैव टू चेक बोथ, इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर, आपको दोनों देखना है, इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर। ठीक है, समझ में आ रहा है? इन्वेस्टमेंट इन प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट एंड एनुअल टर्नओवर, आपको दोनों चेक करना है। माइक्रो, आप खाली माइक्रो का लिमिट अगर याद कर लोगे तो स्मॉल और मीडियम का बहुत इजी है, बहुत इजी। माइक्रो से आते वक्त इंटू 10 कर दो तो स्मॉल मिल जाएगा, स्मॉल के साथ इंटू 5 कर दो तो मीडियम मिल जाएगा, वेरी सिंपल। तो अभी क्राइटेरिया याद रखना बहुत इजी है, माइक्रो में इंटू 10 करते ही स्मॉल, स्मॉल में इंटू 5 करते ही मीडियम, ठीक है ना। तो सिर्फ माइक्रो का याद कर लो, 1 करोड़ 5 करोड़, 1 करोड़ 5 करोड़, 1 करोड़ 5 करोड़। इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए? 1 करोड़ के अंदर। आप छोटे एंटरप्राइजेस की बात कर रहे हो ना, बड़े की तो नहीं। तो यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ थ्रेशोल्ड फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस, बेसिकली द स्मॉलर वंस। तो क्राइटेरिया तो लेस देन इक्वल टू होगा ना, वो ग्रेटर देन इक्वल टू तो होगा नहीं। तो माइक्रो एंटरप्राइज कौन है? जिसका इन्वेस्टमेंट लेस देन इक्वल टू 1 करोड़ है। मैं हाईलाइट कर रहा हूं, चेक कर लो, जिसमें इन्वेस्टमेंट कितना होता है? लेस देन इक्वल टू 1 करोड़, एंड जिसका टर्नओवर जो होता है वो लेस देन इक्वल टू 5 करोड़। बस एक बार अगर आपने माइक्रो के लिए याद कर लिया तो स्मॉल और मीडियम तो बहुत इजी है, वो इंटू 10 और इंटू 5 करके आ जाएगा। पहले माइक्रो याद कर लो। व्हाट इज अ माइक्रो एंटरप्राइज? माइक्रो एंटरप्राइज इज अ बिजनेस एंटरप्राइज व्हिच हैज एन इन्वेस्टमेंट इन प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट एंड इक्विपमेंट नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़, मतलब लेस देन इक्वल टू 1 करोड़, एंड एन एनुअल टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़, मतलब लेस देन इक्वल टू 5 करोड़। अब ये हुआ माइक्रो, मतलब एकदम छोटा। माइक्रो के बाद क्या आता है? स्मॉल। स्मॉल एंटरप्राइज के लिए आपको इंटू 10 करना है, तो आपकी लिमिट्स 1 करोड़ 5 करोड़ के बदले कितनी हो जाएगी? 10 करोड़ एंड 50 करोड़। तो ये रहा बगल में, देखो आप, 10 करोड़ एंड 50 करोड़। और अगर आपको मीडियम में जाना है तो मीडियम के लिए क्या करना है? इंटू 5। तो 10 50 है, इंटू 5 करो, 50 एंड 250, 50 एंड 250। सो ये हो गया माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का नया टर्नओवर, जस्ट फॉर योर नॉलेज पर्पस। नाउ अब अपने को इसमें कुछ स्पेशल बात है जो मैं तुमको बताना चाहता हूं। हाँ, फिर से मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया, अभी गौर से देखो। यू वुड हैव नोटिस्ड कि मैंने माइक्रो को येलो कलर से पूरा पुट किया है, स्मॉल को भी येलो कलर से पुट किया है, मीडियम को नहीं किया है, क्योंकि वी आर स्टडीइंग क्लॉज नंबर 22। और क्लॉज नंबर 22 में जो इंटरेस्ट की बात हो रही है ना, कि इंटरेस्ट इनएडमिसिबल है, दैट इज इन कनेक्शन विथ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, नॉट विथ मीडियम। ये सिर्फ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज के कंटेक्स्ट में ही है, इट इज नॉट इन द कंटेक्स्ट ऑफ मीडियम एंटरप्राइज। क्या होगा कि स्टूडेंट तो प्लेन क्लॉज की लैंग्वेज पढ़ेगा, वो क्लॉज की लैंग्वेज यहां पढ़ा, इनएडमिसिबल, इंटरेस्ट इनएडमिसिबल अंडर सेक्शन 23 ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। तो स्टूडेंट के दिमाग में घुस गया इंटरेस्ट माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, वो ऐसे सोचा, जबकि नहीं, सेक्शन 23 जो है वो सिर्फ बोलता है कि माइक्रो और स्मॉल के कंटेक्स्ट में। तो वो क्या है एग्जैक्टली डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये रहा, वहां पर सिर्फ सेक्शन 23 था, बट समझने के लिए वी हैव टू प्रिपेयर 15,
16 एंड 23। हम लोग को 3 सेक्शन पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ 23 नहीं, 15, 16, 23, तब आपको बेटर समझ में आएगा। मैं कहानी बता रहा हूँ ना, बेटर समझ में आएगा एकदम तुरंत। बात को समझो प्लीज। छोटे बिजनेस एंटरप्राइजेस जो होते हैं, छोटे बिजनेस एंटरप्राइजेस, वो अपना गुड्स या सर्विसेज रेंडर करते हैं किसी को भी, जो भी बायर है। बायर कैन बी बिग और स्मॉल और मीडियम और माइक्रो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज यू आर द ओनर ऑफ अ माइक्रो और अ स्मॉल एंटरप्राइज, आप एक छोटे एंटरप्राइज के ओनर हो, ठीक है। तो यू आर द सेलर और द सप्लायर इन टर्म्स ऑफ जीएसटी, और आपका जो बायर है, बायर कोई भी हो सकता है, बायर की औकात क्या है वो कहीं भी जरूरी नहीं है, बायर कोई भी है। अगर बायर आपको पेमेंट नहीं करे तो फिर आपका बिजनेस तो क्रम्बल डाउन कर जाएगा पूरा का पूरा। बायर हैज टू पे यू इफ यू आर सेलिंग गुड्स और इफ यू आर रेंडरिंग सर्विसेज, द बायर मस्ट पे यू विद इन अ डिसेंट टाइम पीरियड। सो अब यहां पर एमएसएमईडी एक्ट क्या करता है? एमएसएमईडी एक्ट बोलता है कि इफ द बायर फेल्स टू पे द प्राइस of the goods or services to the micro or small enterprise, you are the micro or small enterprise, so if the buyer fails to pay money to you, you have given them the goods and services, they have accepted it also, there is no problem with the goods and services, but they are not paying you. So there is an agreed date or appointed date within the buyer is supposed to pay. If the buyer does not pay you, then the buyer is liable to pay interest to you under MSMED Act. So MSMED Act बोलता है that the buyer shall be liable to pay interest to you at 3 times the bank rate. RBI बैंक रेट नोटिफाई करता है, जिसको प्राइम लेंडिंग रेट भी बोलते हैं, तो उसका 3 गुना इंटरेस्ट द बायर विल हैव टू पे यू, और वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट। सपोज आपने 10 लाख रुपए का माल बेचा है, तो 10 लाख रुपए के ऊपर अगर आपको अगरीड डेट तक पेमेंट नहीं मिलता है, देन बायर आपको 10 लाख रुपए के ऊपर इंटरेस्ट देगा, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसका मंथली कंपाउंडिंग होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट वही मंथली कंपाउंडिंग होगा, एंड व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट? 3 टाइम्स द प्रिवेलिंग बैंक रेट। उतना ब्याज आपको बायर देगा, और ये बायर को देना ऑब्लिगेटरी है। मतलब यू द सेलर, यू कैन नॉट वेव दिस इंटरेस्ट इज एज पर द स्टैट्यूट एमएसएमईडी एक्ट। तो बायर ने आपको लेट पेमेंट किया, अब बायर आपको लेट पेमेंट के ऊपर इंटरेस्ट देगा, बहुत अच्छी बात है। इफ यू थिंक प्रॉपरली, सच एन इंटरेस्ट इज एन इनकम फॉर यू, बट इट इज एन एक्सपेंडिचर फॉर द बायर। सच एन इंटरेस्ट दैट इज पेड बाय द बायर इज एन एक्सपेंडिचर फॉर द बायर। तो बायर क्या करेगा? अपने बिजनेस प्रोफेशन के इनकम कंप्यूटेशन में उस इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर को वो पुट करना चाहेगा एज एन एक्सपेंस। यहीं पे आता है सेक्शन नंबर 23। सेक्शन 23 ऑफ द एमएसएमईडी एक्ट सेज दैट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द इनकम टैक्स एक्ट, मतलब इनकम टैक्स एक्ट क्या भाड़ में, जो इंटरेस्ट बायर दे रहा है ड्यू टू लेट पेमेंट अंडर सेक्शन 23, उसको बायर को अपने पीजीबीपी में डिडक्शन नहीं मिलेगा। Such an interest on late payment paid by the buyer to the micro or small enterprise shall not be allowed as deduction while computing the business income. तो ये तो डबल पिटाई हो गया। ये तो सोचो बायर का डबल पिटाई हो गया। एक तो बायर हैज टू पे यू इंटरेस्ट, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट बायर को उस इंटरेस्ट का बिजनेस एक्सपेंडिचर की तरह डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। अब एक स्टूडेंट का डाउट आएगा, सर ये जो आपने बताया कि बायर का डबल पिटाई होगा, तो इस तरह से तो एनीबडी विल बी अफ्रेड कि वो माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज से बाय ही नहीं करे। देखो, द प्रोविजंस आर देयर नॉट टू पनिश द बायर, बट टू गिव अ वार्निंग टू द बायर कि प्लीज माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज का पेमेंट आप टाइमली कर दो, डिले मत करो। ये प्रोविजन आप सोचो, इस प्रोविजन की वजह से एवरी टाइम द बायर विल बी स्केयर्ड कि यार अगर मैंने माइक्रो और स्मॉल को पेमेंट लटकाया ना तो मेरे को बहुत पिटाई हो जाएगा। तो पेमेंट करता है, इसलिए टाइमली पेमेंट करता है। क्या ये प्रैक्टिकली सर होता है? सर ये प्रैक्टिकली होता है। आपने सुना होगा अनिल अंबानी की एक कंपनी थी रिलायंस कम्युनिकेशन। रिलायंस कम्युनिकेशन के एनुअल रिपोर्ट्स में आप देखोगे, एनुअल रिपोर्ट, टैक्स और रिपोर्ट तो आपको मिलेगा नहीं देखने को, एनुअल रिपोर्ट में आप देखोगे उनके एनुअल रिपोर्ट में एमएसएमईडी एक्ट का इंटरेस्ट दिखाया हुआ है। तो सोच लो वो लोग लेट पेमेंट किए माइक्रो स्मॉल को और उनको इंटरेस्ट देना पड़ा, और इस इंटरेस्ट का उनको इनकम टैक्स फाइल में एक्सपेंडिचर की तरह डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। नाउ लेट्स गो टू द प्रोविजंस। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ अग्रीड डेट और अपॉइंटेड डेट। या आप पढ़ना चाहो तो पढ़ भी सकते हो, नहीं पढ़ना चाहो नहीं पढ़ सकते, मैं बता देता हूँ जस्ट। जनरली क्या होता है, सेलर और बायर के बीच में देयर इज एन अग्रीमेंट कि इस दिन को आप पेमेंट कर देना। इफ बोथ ऑफ यू हैव अग्रीड अपॉन अ पेमेंट डेट, दैट्स कॉल्ड अग्रीड डेट। ठीक है, दैट्स कॉल्ड अग्रीड डेट। बट अग्रीड डेट में ये बात याद रहे कि यू शुड नॉट गिव द बायर मोर देन 45 डेज, यू शुड गिव हिम लेस देन 45 डेज।
मतलब होता है ना, अपने क्रेडिट पीरियड देते हैं बायर को 15 दिन का, 30 दिन का, तो बोलता है आप क्रेडिट पीरियड दे दो बायर को, पर 45 दिन से ज्यादा नहीं। अगर बायर और सेलर के बीच में कोई अग्रीड डेट नहीं है, देन लॉ खुद बोलता है देयर इज एन अपॉइंटेड डे। अपॉइंटेड डे इज अ डे विच इज 15 डेज आफ्टर द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। तो यहां तो सिर्फ 15 ही दिन होते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने आपस में कोई अग्रीड डेट बना रखा है कि इस दिन पेमेंट मिल जाना चाहिए, तो वो दिन, अगर नहीं बना रखा तो इट इज डीम्ड कि जिस दिन माल डिलीवरी हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, वहां से 15 दिन के अंदर अपॉइंटेड डे है। सो इफ द बायर फेल्स टू पे, if the buyer fails to pay you are micro or small enterprise within the agreed date or appointed date, then they will pay you interest। कौन सा इंटरेस्ट? कंपाउंड इंटरेस्ट, वही मंथली कंपाउंडिंग, ठीक है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट पता है तो 1 + i to the power n, तो मंथली कंपाउंडिंग होगा। व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट? 3 times द बैंक रेट नोटिफाइड बाय RBI। फिर अब आता है पिक्चर में सेक्शन 23, सच एन इंटरेस्ट दैट इज पेड बाय द बायर विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन टू द बायर व्हाइल कंप्यूटिंग हिज PGBP इनकम। ये था सेक्शन 23। तो अभी आप देखो क्लॉज तो कितना छोटा सा था, दिस वाज द क्लॉज, एक लाइन का क्लॉज है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इनएडमिसिबल। पर आप जब ये पूरी की पूरी इसका मतलब समझते हो, जैसा अभी हम लोग डिस्कस करके आए, तो इट हेल्प्स यू इन रिमेंबरिंग इट। मे बी इन एग्जाम दे विल नॉट आस्क यू दैट मच टू एनालाइज इट, बट अगर वो अभी हम लोग नहीं पढ़ के आते तो तुमको क्या ये एक सिंगल लाइन समझ में आता? यहाँ तो कुछ नहीं, दे जस्ट गिव अ रेफरेंस टू अ फॉरेन एक्ट कॉल्ड MSMED एक्ट। फॉरेन एक्ट मतलब नॉट इनकम टैक्स एक्ट, तो एक MSMED का रेफरेंस देके बोल दिया कि इसमें इंटरेस्ट इनएडमिसिबल है। बट इफ यू डोंट नो व्हाट इट इज, तब तुम एग्जाम में क्या क्वेश्चन सेट कर, मतलब क्या आंसर लिख के आओगे? तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। अभी ये पूरा क्लियर है ना, MSMED एक्ट क्लॉज 22। नेक्स्ट क्लॉज नंबर 23। अभी लाइन से 2-3 क्लॉजेस ऐसे आएंगे विच विल बी वेरी इजी फॉर यू, क्योंकि इनमें जो सेक्शंस यूज हो रहा है ये इंटर के सेक्शंस हैं, ये हम लोग इंटर के टैक्स में पढ़ते हैं, है ना। ये देखो, इसको बहुत फेमस है ये सेक्शन 40A का 2। मतलब इंटर में जब एक स्टूडेंट इनकम टैक्स पढ़ता है PGBP चैप्टर में, तो 2 फेमस सेक्शंस ही ऑलवेज कम्स अक्रॉस इज 40A का 2, 40A का 3। 40A का 2 इज एक्सेस पेमेंट टू रिलेटिव्स, शॉर्ट में बोलते हैं एक्सेस पेमेंट टू रिलेटिव्स, एंड 40A का 3 इज पेमेंट बाय कैश, मतलब अदर देन अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे ड्राफ्ट। तो है तो बहुत ही फेमस ही। तो 40A का 2 पे आते हैं। 40A का 2 बेसिकली क्या है, एक बार मेरे को पहले हल्का सा कंसेप्ट बताने देना, देन आई विल गो टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट और अपने डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले आई हैव जस्ट शोन यू अ डायग्राम, दिस वन। इनकम टैक्स ऑफिसर जो है, ही वॉन्ट्स टू फाइंड आउट कि एसएससी ने कहाँ कहाँ पर टैक्स का चोरी किया है, टैक्स इवेजन किया है। वन ऑफ द पॉपुलर मेथड्स ऑफ टैक्स इवेजन इज टू शो फॉल्स एक्सपेंसेस, कि आप अपने PGBP में एक्सपेंसेस को बढ़ा दो फॉल्स एक्सपेंसेस करके, तो एक्सपेंस जितना बढ़ेगा इनकम कम होती चली जाएगी, तो नकली एक्सपेंसेस, फॉल्स एक्सपेंसेस पुटअप किए जाएं। और फॉल्स एक्सपेंसेस दिखाने के लिए ऑब्वियसली यू हैव टू रोल द मनी थ्रू बैंक अकाउंट, बिकॉज 40A का 3 आ गया पिक्चर में, वो तो बोलता है ऑल द पेमेंट्स हैव टू बी थ्रू अकाउंट पे चेक और ड्राफ्ट, ठीक है। तो बैंक से आपको पेमेंट दिखवाना पड़ेगा, यानी एक्सपेंस भले ही वो नकली हो बट उसका पेमेंट बैंक में असली की तरह दिखना चाहिए, करेक्ट। एक्सपेंस भले ही नकली हो पर उसका पेमेंट असली दिखना चाहिए, मतलब बैंक के थ्रू मूवमेंट। तो आप किस पे भरोसा करते हो? असेसी किस पे भरोसा करेगा? किसको वो बैंक से पैसा देके घर पे निकाल सकता है? अपने रिश्तेदार। असेसी कैन बी इंडिविजुअल और फर्म और कंपनी। अगर हम लोग इंडिविजुअल की बात करें तो रिलेटिव्स आर द क्लोजेस्ट पर्सन्स, और अगर वो मतलब कंपनी है तो डायरेक्टर्स के रिलेटिव्स हो गए, फर्म है तो पार्टनर्स हो गए, लाइक दैट। तो असेसी क्या करेगा? ही विल क्रिएट फॉल्स एक्सपेंसेस और वो एक्सपेंसेस का पेमेंट कर देगा टू दीज स्पेसिफाइड पर्सन्स, रिलेटिव्स, डायरेक्टर्स एंड मेंबर्स, पार्टनर्स। इनको पेमेंट दिखा देगा बैंक के थ्रू कि इनको देखो असली में पेमेंट हुआ, आप ये नहीं बोल सकते नकली है, पेमेंट असली में हुआ है बैंक से, जबकि वो एक्सपेंडिचर ही फेक है, नकली है। तो इनकम टैक्स ऑफिसर, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, वी आर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वी आर द टैक्स ऑडिटर्स। इनकम टैक्स ऑफिसर चाहता है कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हम फाइंड आउट करके बताएं कि असेसी ने इन द एंटायर प्रीवियस ईयर कौन कौन से स्पेसिफाइड पर्सन्स को कितना कितना पेमेंट किया है, सब डिटेल्स बना के दे दो। एक्सेस पेमेंट किया है या नहीं किया है, फेक पेमेंट किया है कि रियल पेमेंट है, वो सब नहीं,
that income tax officer will judge. We are not here to judge. The chartered accountant is not here to judge. Chartered accountant का काम है just कि whatever payment has been made to the specified persons उसका पूरा list दे दे. Chartered accountant is not there to sit and decide whether the expense is genuine or fake, whether the expense is excessive or not. वो उसका काम नहीं है. Chartered accountant को just list पकड़वाना है, list को verify करना है. क्योंकि हो सकता है assessee तो छुपा ले, assessee तो बोलेगा no I have not paid any money to the specified persons during the year, पर chartered accountant will find out that these are the specified persons this और इनको पेमेंट हुआ है. अब whatever it is real है कि fake है वो सब बैठ के वो जज करेगा, अपना इनकम टैक्स ऑफिसर जज करेगा. ठीक है. सो अब एक बार चलो देखते हैं थोड़ा, है ना. ये रहा particulars of payments made to specified persons अंडर सेक्शन 40A का सबसेक्शन 2 का क्लॉज बी. 40A का सबसेक्शन का 2 का ए जो होता है ना, उसमें बताया हुआ है कि स्पेसिफाइड पर्सन्स को जो भी पेमेंट किया हुआ है, इफ इट इज एक्सेसिव देन द एक्सेस पोर्शन शैल बी डिसअलाउड. और हु इज द स्पेसिफाइड पर्सन, वो 40A का 2 का बी में बताया हुआ है. तो मैं एक बार आपको स्पेसिफाइड पर्सन का लिस्ट शो कर देता हूं. दिस इज क्लॉज 23. अभी स्टार्ट हो रहा है द लिस्ट. ओके, सबसे पहले यू नीड टू नो द मीनिंग ऑफ रिलेटिव इन इनकम टैक्स. इनकम टैक्स में रिलेटिव का मीनिंग इज गिवन इन सेक्शन नंबर 2 का 41. रिलेटिव मीन्स बहुत सिंपल है, हस्बैंड वाइफ, मतलब स्पाउस, ब्रदर सिस्टर. और फिर ये एक इनकम टैक्स में कॉमन लाइन है, लीनियल, असेंडेंट और डिसेंडेंट. लीनियल मीन्स इन अ लाइन. जैसे हमारे जो ब्रदर और सिस्टर्स होते हैं वो हमारे असेंडेंट भी नहीं है, डिसेंडेंट भी नहीं, वो हमारे साथ एट पार है. ठीक है. तो ब्रदर या सिस्टर या उनके बच्चे या उनकी स्पाउस वो सब हमारे लीनियल असेंडेंट डिसेंडेंट नहीं है. हमारे लीनियल असेंडेंट डिसेंडेंट का मतलब होता है इन अ लाइन. जैसे फॉर एग्जांपल माय फादर, माय मदर, माय ग्रैंडफादर, माय ग्रैंडमदर, दे आर लीनियल असेंडेंट्स. लीनियल डिसेंडेंट्स मतलब मेरे जो चिल्ड्रन होंगे, सन डॉटर चिल्ड्रन जो होंगे, या उनके जो चिल्ड्रन होंगे, मतलब माय द ग्रैंड चिल्ड्रन, तो वो सब हुए लीनियल डिसेंडेंट इन अ लाइन. सो इनकम टैक्स में रिलेटिव इज क्वाइट सिंपल, हस्बैंड वाइफ ब्रदर सिस्टर, लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट, ये हुआ रिलेटिव. अब ये रहा स्पेसिफाइड पर्संस का लिस्ट आपके लिए. सर वी आर डूइंग टैक्स ऑडिट राइट नाउ, तो मैं आपको स्पेसिफाइड पर्संस का एक फील दे दूंगा, बट आई एम नॉट गोइंग टू गो थ्रू दिस इन डिटेल. ओके. स्पेसिफाइड पर्सन 40A का 2 का बी इज, अगर एसएससी इंडिविजुअल है तो उसके रिश्तेदार, अगर एसएससी कंपनी फर्म या एओपी एचयूएफ है तो उसके डायरेक्टर्स, पार्टनर्स, मेंबर्स और उनके रिलेटिव्स. एनी इंडिविजुअल हुआ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन द बिजनेस और एनी एसोसिएशंस लाइक कंपनी फर्म, एओपी वगैरह जिनका बिजनेस में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, वो सब आ जाएंगे. तो यहाँ पर स्पेसिफाइड पर्सन में सिर्फ ह्यूमन बींग्स नहीं है, इवन अ कंपनी इज देयर. ठीक है ना. जैसे सब्सिडरी कंपनी वगैरह हो गया, एसोसिएट कंपनीज हो गया, सो वो सब भी इसमें कवर्ड हो जाता है. होल्डिंग कंपनी हो गया तो वो सब इसमें कवर हो जाएगा. दिस इज द लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड पर्संस. नाउ स्पेसिफाइड पर्संस को जो भी पेमेंट हुआ है, वॉट एवर पेमेंट इज मेड, उसका डिटेल्स यहाँ पे पुट करना है. वो एक्सेस है कि नॉट एक्सेस है उससे कोई मतलब नहीं है, वो इनकम टैक्स ऑफिसर देखेगा. आओ चलो, अब हमारे इनकम टैक्स ऑफिसर जिन्हें हम प्यार से कहते हैं असेसिंग ऑफिसर, he will look at the list of the payments made to the specified persons against some expenditure incurred and he will decide whether that payment is excessive or unreasonable. वो चेक करेगा जो पेमेंट किया गया है. मैं एक बार स्पेसिफाइड पर्सन के बदले रिलेटिव्स बोल लूँ, बोलने में इजी होता है. सो वॉट एवर पेमेंट हैज बीन मेड टू रिलेटिव्स वेदर इट इज एक्सेसिव और अनरीजनेबल हैविंग रिगार्ड टू 3 थिंग्स. द 3 थिंग्स आर FLB. ठीक है. FLB, considering the fair market value of the goods and services. Suppose रिलेटिव से जो गुड्स परचेज किए गए हैं उनकी फेयर मार्केट वैल्यू है 1 लाख, बट हम लोगों ने रिलेटिव को पेमेंट किया 2 लाख, तो 1 लाख एक्सेस पेमेंट किया है. या फिर कंसिडरिंग L मीन्स लेजिटिमेट नीड्स ऑफ द बिजनेस, कि जो एक्सपेंडिचर किया गया वो बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड था कि नहीं. जैसे आपने अपने रिलेटिव को इंटीरियर डेकोरेशन का सर्विसेज दिया और उसके लिए आपने उसको पेमेंट किया है. अब आपकी ऑफिस में या आपके बिजनेस में इंटीरियर डेकोरेशन का कोई रिक्वायरमेंट था ही नहीं, फिर भी आपने इंटीरियर डेकोरेशन का कंसल्टेंसी फीस अपने रिलेटिव को पे करके नकली दिखा दिया, तो इट वाज नॉट एज पर द नीड्स ऑफ द बिजनेस. या फिर थर्ड, द बेनिफिट डिराइव्ड, जो एक्सपेंडिचर से जो बेनिफिट मिला है वो कम है पर पेमेंट बहुत ज्यादा है. तो आफ्टर कंसिडरिंग दीज 3 फैक्टर्स, एम आई सपोज टू लर्न दिस? यस. ये एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा.
तो प्लीज लर्न दीज थ्री फैक्टर्स दैट द इनकम टैक्स ऑफिसर शैल डिसाइड वेदर द पेमेंट मेड इज एक्सेसिव और अनरीजनेबल हैविंग रिगार्ड्स टू थ्री फैक्टर्स. नंबर 1 FLB, एफ से फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, एल से लेजिटिमेट नीड्स ऑफ द बिजनेस, बी से बेनिफिट्स अक्रूड और डिराइव्ड फ्रॉम द एक्सपेंडिचर. ठीक है, तो ये तीन फैक्टर याद रखना पड़ेगा. एंड देन इनकम टैक्स ऑफिसर विल डिसाइड कि वो एक्सेस है कि नहीं है. हाउ मच ऑफ द एक्सपेंडिचर इज डिसअलाउड, टोटल एक्सपेंडिचर या एक्सेस एक्सपेंडिचर? ओनली एक्सेस एक्सपेंडिचर. So much of the expenditure as is considered excessive or unreasonable shall not be allowed. तो excess expenditure हमको नहीं बताना कि excess expenditure क्या है, वो इनकम टैक्स ऑफिसर डिसाइड करेगा. shall be disallowed. जैसे आपने जो गुड्स परचेज किया अपने रिलेटिव से, असेसी ने जो गुड्स परचेज किया अपने रिलेटिव से, सपोज उसकी फेयर मार्केट वैल्यू आ रही है 1 लाख और आपने पेमेंट किया है 1.5 लाख, तो 50,000 विल बी डिसअलाउड. अब इसके ऊपर दो क्वेश्चंस है, देख लो, बहुत इजी क्वेश्चंस है. एन असेसी हैज पेड रेंट टू हिज ब्रदर 2.5 लाख एंड इंटरेस्ट टू हिज सिस्टर 4 लाख. फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रदर एंड सिस्टर is covered in the definition of relative and they are specified persons. So इनको पेमेंट कितना हुआ है? 2,50,000 एंड 4 लाख रुपीज. तो इसका डिटेल्स हम लोग को पुट करना है. ओके, नाउ अब क्वेश्चन में और कोई डेटा नहीं दिया. आई डोंट नो वेदर द पेमेंट मेड इज एक्सेसिव और नॉट. I am not there to decide. The decision shall be taken by the income tax officer. Income tax officer will decide whether this expenditure is excessive or not. AO, the tax auditor is not there to decide. उसको खाली बताना है हाँ ये specified persons को इतना दिया गया, मैंने वेरीफाई कर लिया 2.5 लाख और 4 लाख. अब income tax officer will decide whether it is excessive considering the three factors. State the reporting requirements in the tax audit report. तो हमको बताना है clause 23. अच्छा, कई स्टूडेंट्स ने मेरे टैक्स ऑडिट के लेक्चर्स में ये कमेंट में बोला कि सर आर वी सपोज टू लर्न द क्लॉज नंबर एंड सेक्शन नंबर. Ideally speaking, yes, because institute, whenever ICI puts up the suggested answer, they always mention the clause number along with the income tax section number. So यहाँ पे clause number is 23, income tax का जो section number that is 40A का 2 का B. So हम लोग clause 23 में report करेंगे इसको, because brother sister related persons और उनको ये payments किया गया है. बाकी AO will judge. ये देखो फेयर मार्केट वैल्यू आ गया ना आंसर में, तो आपको याद रखना पड़ेगा. ठीक है, तो हम लोग को पुट तो करना ही पड़ेगा, बाकी एक्सेस है कि नहीं वो डिसाइड करेगा एओ. ठीक है, एक क्वेश्चन भी हो गया. तो 23 इज नाउ क्लियर टू यू. वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्लॉज. दिस इज अ वेरी डर्टी क्लॉज. एक लाइन का है बट द एक्सप्लेनेशन इज 2 पेजेस. बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन है. ओके, इसको हम लोग बोलते हैं डीम्ड प्रॉफिट्स. क्लॉज 24, डीम्ड प्रॉफिट्स. एक बार ना मैं तुम लोग को डीम्ड प्रॉफिट्स का थोड़ा सा मतलब एक बार समझाना चाहता हूँ. जो जो चीजें मैं बताऊंगा ना, छोटी छोटी चीजें तुम्हारा बेस बहुत बिल्ड करती हैं. ओके, ध्यान दो इधर. अभी डिस्कशन चल रहा है हम लोग का क्लॉज नंबर आई थिंक 24. ओके, सबसे पहले आई वांट टू डिस्कस अ कॉन्सेप्ट विथ यू. लॉ के लैंग्वेज में देयर इज समथिंग कॉल्ड डीमिंग फिक्शन. ये वर्ड याद कर लो, इट्स अ प्रॉपर लीगल वर्ड. यू कैन यूज दिस इन टैक्स. मतलब ये लॉ में तो कम काम आता है, टैक्स में बहुत ज्यादा काम आता है. बहुत मतलब वेरी पॉपुलर इन टैक्स. क्योंकि टैक्स में क्या होता है कि हम लोग को दुनिया भर के वो केस स्टडीज का आंसर लिखना पड़ता है ना सॉल्व करके वक्त, तो वहां पर हम लोग ये वर्ड बहुत यूज करते हैं, डीमिंग फिक्शन, डीमिंग फिक्शन, डीमिंग फिक्शन. डीमिंग फिक्शन का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज नॉट देयर बट विच यू आर डीमिंग इट टू बी सो. ठीक है, मतलब जैसे अभी एग्जाम्पल के तौर पे डीम्ड प्रॉफिट, पीजीबीपी में बहुत फेमस है ना ये वर्ड डीम्ड प्रॉफिट्स. पीजीबीपी में बहुत जगह आता है डीम्ड प्रॉफिट्स, बहुत जगह आता है. सेक्शन 41 है, 43 भी है. ठीक है, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो 32 ए बी ए सी वो सब. तो डीम्ड प्रॉफिट्स बहुत बार आते हैं इनकम टैक्स में, तो बहुत ज़्यादा. डीम्ड प्रॉफिट मतलब समथिंग विच डज नॉट अपीयर टू बी प्रॉफिट्स प्राइमा फेशी बट इट्स डीम्ड टू बी योर प्रॉफिट अंडर इनकम टैक्स. ओके, आई एम रिपीटिंग इट.
समथिंग दैट डज नॉट अपीयर टू बी प्रॉफिट्स प्राइमा फेशी, ऊपर से देखने में डज नॉट लुक लाइक प्रॉफिट्स बट इट इज डीम्ड एज प्रॉफिट्स अंडर इनकम टैक्स प्रोविजन। क्या ये जो डीम्ड प्रॉफिट्स होते हैं ये एक्चुअली में कोई हम लोगों को इनकम टैक्स वाले बेवकूफ बना रहे हैं, मतलब प्रॉफिट नहीं हो कि बोलते डीम्ड प्रॉफिट? नो, डीम्ड प्रॉफिट को अगर आप शांति से सोचोगे यू विल फाइंड आउट दैट इट इज अ रियल प्रॉफिट ऑल्दो इट डज नॉट अपीयर टू बी प्रॉफिट। वो देखने में प्रॉफिट नहीं लग रहा है बट इट इज एक्चुअली अ प्रॉफिट, दैट्स कॉल्ड डीम्ड प्रॉफिट। तो टैक्स की जबान में इट्स कॉल्ड डीमिंग फिक्शन। तो डीमिंग फिक्शन वर्ड थोड़ा अच्छा रहता है, केस लॉस को लिखने में बहुत हेल्पफुल रहता है कि एज पर द डीमिंग फिक्शन ऑफ सेक्शन नंबर सो एंड सो यू कैन स्टार्ट योर आंसर। ओके, अब ये डीम्ड प्रॉफिट्स जो क्लॉज 24 में वो अपने डिस्कस करते हैं। आप देखो कि क्लॉज नंबर 24 में दे हैव यूज्ड 5 सेक्शंस। ये 5 सेक्शंस यूज हुए हैं ना, 32 AC, 32 AD, 33 AB, 33 ABA, 33 AC, ये 5 सेक्शंस यूज हुए हैं। इन पांचों का देखो इतना लंबा एक्सप्लेनेशन दिख रहा है। आई विल शो यू राइट नाउ ऑल दीज 5 सेक्शंस। मैं आपको इस सारे के सारे पांचों सेक्शंस अभी मैं आपको शो करूंगा और इन पांचों सेक्शंस के अंदर एग्जैक्टली व्हाट इज द डीम्ड प्रॉफिट वो अपने देखेंगे। इससे एटलीस्ट क्या होगा कि तुम्हारा ये क्लॉज के प्रति जो भी नॉलेज है या कंसेप्ट है वो एक बार क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो कंटिन्यू करते हैं। क्लॉज नंबर 24, अमाउंट्स डीम्ड टू बी प्रॉफिट एंड गेन्स अंडर सेक्शन सो एंड सो। तो ये 5 अलग अलग सेक्शन है, इनमें क्या डीम्ड प्रॉफिट्स है ये अपने को एक बार समझना चाहिए। आओ लेट्स सी। ठीक है, क्लॉज नंबर 24, ये 5 सेक्शंस आपको दिख रहे हैं लाइन से, 32 AC, AD, 33 AB, ABA, AC। तो एक एक करके मैं सेक्शन बाय सेक्शन जाऊंगा, बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा, यू डोंट हैव टू रीड दैट मच। ठीक है, अगर किसी भी कंपनी ने न्यू प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट किया है, अगर किसी भी, ये एक टेम्पोररी रिलीफ आया था, ये अब एग्जिस्ट नहीं करता है, टेम्पोररी रिलीफ है। ठीक है, जो उस वक्त पहले का था। अगर किसी कंपनी ने न्यू असेट्स प्लांट मशीनरी में मोर देन 100 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट किया है, गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव दिया था कि भाई मोर देन 100 करोड़ का अगर आप इन्वेस्टमेंट करो प्लांट मशीनरी में बिटवीन, आफ्टर, देखो क्या लिखा, आफ्टर 31/3/2013 एंड बिफोर 1/4/15, तब आपको 15% एडिशनल डिडक्शन मिलेगा। मतलब एक तो आपको प्लांट मशीनरी का डिप्रेशन मिलता है, ये ऊपर से आपको 15% एक्स्ट्रा डिडक्शन मिल जाएगा। 15% ऑफ कॉस्ट ऑफ द एसेट्स विल बी गिवन टू यू एज डिडक्शन इन द ईयर। ठीक है, सो 15% का आपको रिडक्शन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अब मैं एक बात को बताना चाहता हूं, गवर्नमेंट इस तरह की जो स्कीम्स लाती हैं, इन स्कीम्स में क्या होता है, एक्चुअली थोड़ा सा टैक्स बेनिफिट होता है, थोड़ा सा एक टैक्स एडवांटेज मिल जाता है कि आपको जिस साल आप परचेज कर रहे हो उसी साल आपको डेप्रिसिएशन के अलावा 15% और डिडक्शन देने को मिल रहा है। तो आप सोचो जरा, एक ही साल के अंदर आपको लगभग फर्स्ट ईयर ऑफ परचेज में 30% तक का टैक्स डिडक्शन मिल जाता है। तो उससे टैक्स बेनिफिट बहुत ज्यादा होता है कि मतलब एक बार जो हमारा टैक्स पेमेंट है वो कम हो जाता है। इन सब को शॉर्ट में बोला जाता है, मैं एक नाम दे रहा हूं आपके नॉलेज के लिए, इन सबको एक नाम देते हैं। जैसा भी मैंने एक नाम सिखाया ना डीमिंग फिक्शन, वैसे एक नाम सिखा रहा हूं। दे आर अ काइंड ऑफ टैक्स डेफरमेंट स्कीम। ये सब क्या है, टैक्स डेफरमेंट स्कीम्स हैं। इन सब स्कीम्स में कभी कभी तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिडक्शन मिल जाता है या कभी कभी डिडक्शन नहीं भी मिलता है, ऐसे भी होता है। इसमें बहुत सारे अलग अलग सेक्शन है। कहने का मतलब, जैसे अगर 15% ऑफ डिडक्शन आपको फर्स्ट ईयर में दे दिए तो अब आपको डेप्रिसिएशन रिमेनिंग 85% में मिलेगा, 100% में नहीं मिलेगा, ऐसा भी होता है। ठीक है, पर आप वैसे मत सोचो, यू थिंक ऑफ इट लाइक अ टैक्स डेफरमेंट। जैसे नॉर्मली क्या होता है, अगर मैं आज कमा रहा हूं, इस साल मैंने ज्यादा कमाया तो इस साल मुझे सरकार को ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, एंड इन द फ्यूचर ईयर इफ आई अर्न लेस आई विल हैव टू पे लेस टैक्स, सो द अमाउंट ऑफ टैक्स इज यूजुअली प्रोपोर्शनेट टू द इनकम ऑफ दैट ईयर। बट इन सच टैक्स डिफरमेंट स्कीम्स व्हाट हैपेंस इज कि इनिशियली आपको टैक्स कम देना पड़ता है, बिकॉज यू आर स्टार्टिंग अप अ न्यू बिजनेस, यू नीड मोर फंड्स इन योर हैंड। तो अगर गवर्नमेंट आपको बोले कि एक काम करो, पहला साल है, आप इसमें ज्यादा डिडक्शन या डिप्रिसिएशन क्लेम कर लो, तो ज्यादा डिडक्शन या डिप्रिसिएशन क्लेम करने से क्या होगा, नेट प्रॉफिट तो कम हो जाएगा, पीजीबीपी तो कम हो जाएगा, बट कैश फ्लो तो हाथ पे ज्यादा ही रहेगा।
कैश प्रॉफिट विल बी मोर बट नेट प्रॉफिट विल बी लेस, तो टैक्स कम देना पड़ेगा पर पैसा हाथ में ज्यादा बचेगा, जिसको आप बिजनेस में अच्छी तरह से डाल के इन्वेस्ट करके यूज कर सकते हो। सो दीज आर बेसिकली आई विल से टैक्स डेफरमेंट स्कीम्स। डेफरमेंट मतलब टैक्स को पोस्टपोन कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला कि बिटवीन 31/3/13 एंड 1/4/2015 इफ यू हैव इन्वेस्टेड इन प्लांट एंड मशीनरी फॉर मोर देन 100 करोड़ रुपीज देन यू विल गेट अ 15% मोर डिडक्शन। सो ये डीम्ड प्रॉफिट का स्टोरी कहां से आया? डीम्ड प्रॉफिट क्या होगा बताऊंगा। द प्लांट एंड मशीनरी दैट यू हैव purchased, that you have invested in, if you sell that plant machinery within 5 years, then the 15% of deduction that you got will be deemed as profit in the year of sale. आपने इन्वेस्टमेंट किया इसमें और आपने 15% का रिडक्शन क्लेम कर लिया, नाइस। 2 साल बाद ही आपने वो प्लांट मशीनरी बेच दिया, तो जिस साल आप बेचोगे उस साल ये जो 2 साल पहले का 15% रिडक्शन है ना, ये डीम्ड प्रॉफिट माना जाएगा और आपके पीजीबीपी इनकम में ऐड कर देंगे। डीम्ड इनकम, इफ द असेट इज सोल्ड विद इन 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टॉलेशन देन इट विल बिकम द डीम्ड इनकम। अब बेचने पे कैपिटल गेन्स होता है वो तो है ही, इसके अलावा जो 15% का रिडक्शन आपको मिला था वो डीम्ड पीजीबीपी इनकम बन जाएगा। ऐसा ही कुछ 32 AD में भी है। ये बेसिकली 4 स्टेट्स के लिए था, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल। इन 4 स्टेट्स के अंदर गवर्नमेंट ने क्लासिफाइड बैकवर्ड एरिया का एक लिस्ट निकाल रखा है। मतलब ये 4 स्टेट्स के अंदर कुछ कुछ एरियाज ऐसे हैं जो बैकवर्ड है, तो गवर्नमेंट ने बोल रखा है इनसाइड वेस्ट बंगाल, इनसाइड तेलंगाना, इनसाइड आंध्र प्रदेश, इनसाइड बिहार, दीज आर द पर्टिकुलर एरियाज विच आर बैकवर्ड स्टेट्स। अगर आप यहां पर जाके फैक्ट्री खोलते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उस एरिया का डेवलपमेंट होगा, आपको 15% डिडक्शन मिलेगा। यू विल गेट 15% डिडक्शन। अगेन वही सेम, अगर 5 साल के अंदर बेच दिया, इफ यू सेल इट विद इन 5 years देन वो बन जाएगा डीम्ड पीजीबीपी ऑफ द ईयर इन द ईयर ऑफ सेल। ये था 32 AD। 33 AB, अब ये अलग लेवल पे है। 32 अभी जो जस्ट अपने देखा 32 AC और AD, ये लगभग एक जैसा था, ठीक है। अब आ रहा है 33 AB ABA। 33 AB और ABA ये भी थोड़े मिलते जुलते हैं। ये क्या है? टी डेवलपमेंट, कॉफी डेवलपमेंट, रबर डेवलपमेंट। 3 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं, टी, कॉफी, रबर, इनको कैश क्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। मतलब बहुत हाई वैल्यू पे सेल होता है प्रोसेसिंग के बाद। टी, कॉफी, पूरा इंडिया का नेशनल ड्रिंक है टी, कॉफी। ऑफिसेज में आप जाओ, कॉफी मशीन की स्मेल आती रहेगी, ये है ही, ठीक है। तो टी, कॉफी, रबर इंडस्ट्री में बहुत सारे साइक्लिसिटी होते हैं, फ्लक्चुएशंस होते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ये अगेन टैक्स डेफरमेंट स्कीम है। गवर्नमेंट ने बोला व्हेन यू आर गेटिंग प्रॉफिट्स, आप उसको अलग से एक अकाउंट में डाल दो। वी कॉल इट स्पेशल अकाउंट और डिपॉजिट अकाउंट एज पर द स्कीम। गवर्नमेंट ने इसके लिए स्कीम्स बना रखे हैं। तो बोला जब आपको प्रॉफिट्स हो रहा है तो आप स्पेशल अकाउंट या डिपॉजिट अकाउंट में वो डाल दो एज पर द स्कीम फ्रेम्ड बाय RBI। देन यू विल गेट डिडक्शन। हाउ मच डिडक्शन? द अमाउंट दैट यू हैव डिपॉजिटेड और 40% ऑफ द प्रॉफिट्स। तो जितना अमाउंट आपने डाला उन अकाउंट्स में या फिर 40% ऑफ द प्रॉफिट्स दैट विल बी अलाउड टू यू एज डिडक्शन। और जब आप विड्रॉ करोगे उसको, उसमें बताया हुआ है कि इट कैन बी विड्रॉन ओनली इन सर्टेन केसेस लाइक क्लोजर ऑफ बिजनेस। तो उन सब के अलावा कभी भी आप विड्रॉ करोगे, व्हेनेवर यू विड्रॉ, इट विल बी डीम्ड एज प्रॉफिट। तो बेसिकली इस साल में जमा कर दिया तो मेरे को 40% का रिडक्शन मिल जाएगा, और बाद में सपोज जब मैं उठाऊंगा तब वो डीम्ड प्रॉफिट मान के उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो आज टैक्स नहीं देना पड़ेगा पर कल तो देना पड़ेगा ना, तो इट्स अ टैक्स डेफरमेंट स्कीम। आई होप टैक्स डेफरमेंट स्कीम का एक पर्पस समझ में आया हो कि गवर्नमेंट्स को थोड़ा सा एक रिलीफ, ये असेसी को थोड़ा एक रिलीफ मिल जाता है बिजनेस में कि भाई अभी नहीं देना, बाद में टैक्स देंगे अपने। साइट रिस्टोरेशन फंड, ये अगेन माइंस एंड मिनरल्स वाली कंपनीज के लिए, जो पेट्रोलियम नेचुरल गैस में इन्वॉल्व है उनके लिए, कि उनको भी जो प्रॉफिट्स हो रहा है दे विल पुट इट इन अ स्पेशल अकाउंट और साइट रिस्टोरेशन अकाउंट। तो उनको रिडक्शन कितना मिलेगा? अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट और 20% ऑफ द प्रॉफिट्स व्हिचएवर इज लेस। जब भी विड्रॉ करेंगे अगेन स्पेसिफाइड पर्पसेस बताए हुए किसके लिए विड्रॉ हो सकता है, उसके अलावा आप विड्रॉ करोगे इट शैल बी डीम्ड एज प्रॉफिट्स। लास्ट 33 AC, ये टोटली अलग है। इसमें कोई फंड नहीं है, कोई बैंक अकाउंट नहीं है,
इसमें एक रिजर्व अकाउंट है, ठीक है। वो कंपनी जो शिपिंग बिजनेस में एंगेज है, इंडियन पब्लिक कंपनी और अ गवर्नमेंट कंपनी जो बेसिकली शिप ऑपरेट करती हैं, उनको अपना प्रॉफिट का कुछ अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 50% एक स्पेशल रिजर्व में डालना पड़ेगा और 8 साल तक रखना पड़ेगा। अगर आप उसको यूज करना चाहते हो तो आप न्यू शिप के लिए कर सकते हो वगैरह, ठीक है। अगर स्पेसिफाइड पर्पसेस के अलावा आपने कभी भी उस रिजर्व अकाउंट से पैसा निकाला, इट शैल बी डीम्ड एज प्रॉफिट्स। तो बेसिकली डीम्ड प्रॉफिट्स का ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग देखे 5 सेक्शन के अंदर, इसका पर्पस क्या था कि गवर्नमेंट ने स्कीम बना रखा है, गवर्नमेंट ने बोला इसके हिसाब से आप इन्वेस्ट कर दो या रिजर्व में डाल दो, ठीक है, तो आपको डिडक्शन है। अगर आप स्पेसिफाइड पर्पसेस के लिए यूटिलाइज करते हो, अलाउड नहीं करते हो, किसी और पर्पस के लिए विड्रॉ करते हो, इट इज डीम्ड एज प्रॉफिट्स इन द ईयर ऑफ विड्रॉवल और इन द ईयर ऑफ सेल ऑफ असेट। ये थे वो 5 सेक्शंस। अभी ये क्लियर है क्लॉज 24। एक्सप्लेनेशन देखो यहां पर भी लिखा हुआ है शॉर्ट में, वो थोड़ा लंबा एक्सप्लेनेशन है, ये थोड़ा शॉर्ट है, तो ये है तुम्हारे पास 33 AC जो अभी हम लोगों ने जस्ट देखा ना शिपिंग बिजनेस वाला, उसमें असेसमेंट ईयर 18-19 से बंद हो चुकी है वो स्कीम्स। क्लॉज 25। अब अगेन 2-3 क्लॉजेज हैं जो तुमको इंटर टैक्स की याद दिलाएंगे, बहुत सिंपल है। क्लॉज नंबर 25 सेक्शन नंबर 41, अगेन दिस इज डीम्ड प्रॉफिट्स। whatever I am scribbling on the left hand side or on the notes, you should also do that, ठीक है। ये नोट्स जैसे मैं बनाते जा रहा हूँ, लिख रहा हूँ बगल में, you should also scribble, बहुत अच्छा रहेगा, रिविजन के टाइम पे बहुत हेल्प मिलेगा। See, I have taken a print out of this, and whenever I teach, before teaching the class, I also study the notes, scribble down things. It is very helpful in revision stage. Clause number 25 बोला सेक्शन 41 में जो डीम्ड इनकम है वो भी रिपोर्ट करनी पड़ेगी और सीए उसको देखेगा। अब यू कैन सी दैट द क्लॉजेस दैट वी हैव बीन डूइंग सो फार, दे आर ऑल हेवीली डिपेंडेंट अपॉन द इनकम टैक्स सेक्शन। इफ यू डोंट नो दैट सेक्शन यू विल नॉट अंडरस्टैंड द क्लॉज। तो एक बार याद दिलाते हैं, सेक्शन 41 इज फ्रॉम इंटर ओनली, तो इट विल बी क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड। डीम्ड इनकम, इसमें 2 पॉइंट्स है। नंबर 1, रिकवरी ऑफ लॉस और एक्सपेंडिचर, दैट्स द फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सपोज आज से 2-3 years पहले यू हैड इनकर्ड अ लॉस और यू हैड इनकर्ड सम एक्सपेंडिचर, आपको कुछ लॉस या एक्सपेंडिचर हुआ था आज से 2-3 साल पहले। तो अगर वो लॉस या एक्सपेंडिचर हुआ था तो वाइल कंप्यूटिंग द पीजीबीपी इनकम ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर, आपने वो लॉस एक्सपेंडिचर क्लेम कर लिया होगा और आपको आपके प्रॉफिट्स गिर गए होंगे, आपको टैक्स कम देना पड़ा था। 2 साल बाद जाके somehow I have recovered that expenditure or loss, मेरे को वो लॉस या एक्सपेंडिचर जो मेरा हुआ था वसूल हो गया, वापस मिल गया। जैसे सपोज 2 साल पहले देयर वाज अ लॉस बाय फायर, तो 2 साल बाद आज मुझे इंश्योरेंस कंपनी से वो क्लेम का पैसा मिल गया है। तो 2 साल पहले मैंने उस लॉस का रिडक्शन क्लेम कर लिया था, मेरा टैक्स कम लगा था, मेरी प्रॉफिट गिर गई थी, लेकिन अब मेरे को इंश्योरेंस क्लेम से पैसा मिल भी तो गया है। तो जब वो पैसा मिल गया, रिकवर हो गया, इट विल बी डीम्ड एज प्रॉफिट ऑफ दिस ईयर इन द ईयर ऑफ रिकवरी। जिस साल आई हैव रिकवर्ड दैट लॉस एक्सपेंडिचर, दैट ईयर इट विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड प्रॉफिट। पॉइंट 1। सेकेंड, रेमिशन और वेवर। रेमिशन का मतलब वेवर होता है। रेमिट वर्ड हैज गॉट सेवरल मीनिंग्स। अकाउंट्स में व्हेन यू से रेमिट इट मीन्स टू पे। इन लॉ मोस्टली व्हेन दे यूज द वर्ड रेमिशन और रेमिट इट मीन्स वेवर, वेवर ऑफ अ ट्रेडिंग लायबिलिटी। ओके, ट्रेडिंग लायबिलिटी का बेस्ट एग्जांपल इज सन्ड्री क्रेडिटर्स फॉर परचेजेस, ठीक है। परचेजेस इज एन एक्सपेंस जिसका डिडक्शन आपको सेम ईयर में मिल जाता है इवन इफ इट इज ऑन क्रेडिट। जैसे परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, इट कैन बी फॉर कैश और ऑन क्रेडिट।
पर परचेजेस में ये जरूरी नहीं है कि एक्सपेंडिचर हैज टू बी पेड फॉर डिडक्शन। आप अगर क्रेडिट परचेज भी करते हो तो भी आपको इनकम टैक्स में डिडक्शन मिल जाता है। तो आज से 2 साल पहले वी हैड परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अ पर्सन फॉर लेट्स से 5 लाख रुपीज। इट वाज ऑन क्रेडिट, इट वाज अ क्रेडिट परचेज ऑफ 5 लाख। तो क्रेडिट परचेज था, इट वाज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर। 2 साल पहले उसका रिडक्शन मिल चुका है हमको ऑलरेडी, और मेरी प्रॉफिट गिर गई थी, आई पेड लेस टैक्स टू द गवर्नमेंट। और वो क्रेडिट परचेज के लिए इन माय बैलेंस शीट आई हैड क्रिएटेड सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑफ 5 लाख रुपीज। पर पेमेंट हम लोग नहीं कर रहे थे, हम लोग पेमेंट होल्ड पे करके रखे थे। मीनवाइल जो क्रेडिटर था वो एक्सपायर हो गया या उसका बिजनेस खत्म हो गया, डिसॉल्व हो गया, एंड नोबडी फ्रॉम हिज साइड क्लेम्ड दैट मनी फ्रॉम अस, ना लिक्विडेटर ना रिसीवर। तो एक तरह से समथिंग लाइक दिस हैपेंड कि मेरा वो जो लायबिलिटी था इट गॉट वेव्ड, आई नीड नॉट पे दैट लायबिलिटी। 5 लाख रुपए मेरा पेमेंट बच गया, मुझे नहीं करना पड़ा। तो आप खुद सोचो, इट्स एन इनकम, योर ट्रेडिंग लायबिलिटी हैज सीज्ड, वो एक इनकम हो गया अब आपके लिए। तो सेक्शन 41 बोलता है दैट अमाउंट विल बी रिगार्डेड एज डीम्ड प्रॉफिट्स अंडर सेक्शन 41 ऑफ दिस ईयर व्हेन इट इज श्योर दैट द लायबिलिटी इज वेव्ड। तो सेक्शन 41 में 2 चीजों के लिए होता है मेनली, रिकवरी ऑफ लॉस एक्सपेंडिचर ऑफ अर्लियर ईयर्स या फिर रेमिशन ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी ऑफ अर्लियर ईयर्स फॉर विच यू हैव ऑलरेडी क्लेम डिडक्शन बट इट हैज बीन रिकवर्ड और रेमिटेड इन द करंट ईयर, सो इट विल बी रिगार्डेड एज डीम्ड प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर। तो हमें ये रिपोर्ट करना है। अब आप सोचो जरा, क्या अगर ये टैक्स ऑडिट का कॉन्सेप्ट नहीं होता और हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ये सब वेरीफाई नहीं करते, तो कोई भी एसएससी कभी भी पुराने सालों का कोई डीम्ड प्रॉफिट रिपोर्ट करता क्या इनकम टैक्स ऑफिसर को? कभी नहीं करता। तो इनकम टैक्स ऑफिसर इसीलिए तो सीए को बिठा रखा है कि हे सीए, तुम टैक्स ऑडिट करो और तुम ये सब ढूंढ के लाओ, निकालो और हमको बताओ, फॉर्म 3CD के अंदर वेरीफाई करवा के डालो, ताकि मैं खुद देखूं कि कहां कहां इस एसएससी ने टैक्स इवेजन किया है। क्लॉज 26 ये भी डीम्ड प्रॉफिट्स पे ही है। क्लॉज 26 इज बेस्ड ऑन सेक्शन नंबर 43B। सिंपल याद दिलाऊंगा, देखने में तुमको एक क्लॉज लंबा लग रहा होगा बट इतना लंबा है नहीं, इजी कॉन्सेप्ट है। आई विल ऑल्सो शो यू सम इलस्ट्रेशन फॉर दिस, ठीक है। पहले मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनना, 43B याद आ जाएगा, ये इंटर के टैक्स है, ठीक है। बगल में लिख लो डिडक्शंस ऑन पेमेंट basis. Simply speaking, section 43B gives us a list of certain expenditures for which the assessee can claim deduction only if money has been paid. अगर पेमेंट हुआ है तो आपको डिडक्शन मिलेगा, अगर अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, वो जब आप पे करोगे तब मिलेगा डिडक्शन। तो यहां पर फॉर सच एक्सपेंसेस द डिडक्शन विल नॉट बी अलाउड on credit basis. If you have paid it then only deduction will be allowed. अब सेक्शन 43B के अंदर जो क्लॉजेस है ऊपर आप देखो क्या क्या है, बहुत अच्छी चीज है, ध्यान से देखना। ABCDEF 6 पॉइंट्स है बट इसमें अमेंडमेंट आया है, ये देखो ये रहा अमेंडमेंट ABCDDEF। सो एक अमेंडमेंट भी आया 1420 और बहुत कोई धांसू तोप टाइप अमेंडमेंट्स इज नॉट दैट, इट्स अ वेरी सिंपल अमेंडमेंट। सो बेसिकली दे आर पुटिंग अप 7 पॉइंट्स और बोला ये 7 एक्सपेंडिचर्स का रिडक्शन, 7 पेमेंट्स का रिडक्शन आपको तभी मिलेगा जब पेमेंट हो, अगर पेमेंट नहीं हुआ तो नहीं। ये सातों को मैं बहुत शॉर्ट करके बताता हूं, 3 पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा, याद भी रहेगा। टैक्सेस, टैक्सेस, ओके। सेकंड एम्प्लॉय पेमेंट्स, जैसे एम्प्लॉय का बोनस, एम्प्लॉय का लीव सैलरी। थर्ड इंटरेस्ट ऑन लोन। बस आप ऐसे अगर ये 3 पॉइंट बोल लेते हो तो ऑलमोस्ट आपका 43B पूरा हो गया। एक एक करके देखें, चलो आओ। तो एक बार इसको यहां पे ऐसे लिख लो, टैक्सेस, एम्प्लॉय, इंटरेस्ट, ओके ना। अब देखो फर्स्ट पॉइंट, एनी टैक्स, ड्यूटी, सेस और फी, मोस्ट ऑफ इट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। इनकम टैक्स का तो डिडक्शन मिलता ही नहीं है, पीजीबीबी में पता होगा, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स का। तो दीज आर इनडायरेक्ट टैक्सेस। देयर आर सर्टेन टैक्सेस जिनका क्रेडिट भी नहीं मिलता, जैसे बता देता हूं जिनको नहीं याद आ रहा है, आप जब पीजीबीबी चैप्टर पढ़ते हो तो उसमें बोला हुआ है इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, वेल्थ टैक्स तो अबॉलिश भी हो चुका है।
और इनडायरेक्ट टैक्सेस में सबसे फेमस एग्जांपल दिमाग में आता है जीएसटी, पर जीएसटी में तो वो क्रेडिट का सिस्टम है, इनपुट क्रेडिट का। तो जीएसटी के अलावा भी आई टेल यू देयर आर सर्टेन टैक्सेस जिनका कोई क्रेडिट सिस्टम नहीं है। स्टैम्प ड्यूटी ले लो, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुआ उसमें स्टैम्प ड्यूटी, उसका कोई डिडक्शन नहीं होता। स्टैम्प ड्यूटी प्रॉपर्टी ट्रांसफर वगैरह पे होता है, कोई डिडक्शन नहीं होता। ऑक्ट्रॉय वगैरह होते हैं, छोटे छोटे टैक्सेस होते हैं जिनमें कोई क्रेडिट का सिस्टम भी नहीं है। तो बोला ये सब जो छोटे छोटे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जिनका अलग से आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा ना कोई डिडक्शन मिलेगा, इनका पेमेंट जब आप करते हो तभी हम आपको बिजनेस एक्सपेंस की तरह माइनस करने देंगे, अदरवाइज नहीं। तो ये हुआ टैक्सेस। सेकेंड है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के लिए प्रोविडेंट फंड, सुपर एनुएशन फंड, ग्रेचुटी फंड, एनी अदर फंड में जब आप पैसा डालोगे तो पैसा जब डालोगे तब डिडक्शन है, अदरवाइज नहीं। एम्प्लॉय से जुड़ा हुआ एक और पॉइंट है लीव सैलरी। एम्प्लॉयज को लीव सैलरी मिलती है ना, देयर इज समथिंग कॉल्ड सिक लीव एंड प्रिविलेज लीव। लीव सैलरी मैं हल्का सा 1 मिनट खाली बोलूंगा जिनको नहीं पता है। जिस दिन यू गो टू अ जॉब, जब तुम्हारा प्रॉपर जॉब चालू होगा तुमको अच्छी तरह से पता चलेगा व्हाट इज लीव सैलरी। फॉर योर बेसिक नॉलेज, whenever you are working in a multinational company you get 40 days of leave. Out of that 40 days 10 days is privilege leave, 5 days is sick leave and 25 days is casual leave. 25 days जो कैजुअल लीव है, अगर उसमें आप छुट्टी मारो तो भी ठीक है, नहीं छुट्टी मारो तो भी अलग से आपको पैसा मिलने वाला नहीं है। 5 days सिक लीव वो तो अगेन मेडिकल है, पर 10 days होता है प्रिविलेज लीव। ये 10 days का लीव अगर आपने अवेल नहीं, मतलब छुट्टी नहीं लिया, तो आपको अलग से 10 दिन का पैसा और मिलेगा। दैट्स कॉल्ड लीव सैलरी, जो तुम इनकम टैक्स में सैलरी चैप्टर में पढ़ते हो, लीव सैलरी। तो लीव सैलरी भी अगर पे हुआ है तो डिडक्शन, वरना नहीं। ओके, रिमेनिंग जो आपको दिख रहे हैं ये भी एम्प्लॉय का ही है, एम्प्लॉय को बोनस या कमीशन वगैरह जो दिया है। और बीच में जो DDA ये है, दिस इज ऑल अबाउट इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, SFC, SIIC, NBFC, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट NBFC, शेड्यूल्ड बैंक। तो इनको जब आप लोन पे इंटरेस्ट देते हो, पे कर दोगे इंटरेस्ट, तब डिडक्शन है। इंटरेस्ट एक्यूमुलेटेड पे डिडक्शन नहीं है। तो ये था 43 भी। एकदम मैंने याद रखने के लिए सिंपल बोला, बस आप ये 3 आइटम याद रखो। मैंने भी ऐसे ही याद रखा था, टैक्सेस, एम्प्लॉयज एंड इंटरेस्ट ऑन लोन्स। पेमेंट पे डिडक्शन है, अदरवाइज देयर इज नो डिडक्शन। अब इसमें सीध क्या है समझा रहा हूं, थोड़ा सा पेशेंस। दे आर सेइंग कि आपको इन आइटम्स पे बिजनेस एक्सपेंडिचर की तरह डिडक्शन तब मिलेगा जब पेमेंट हो जाए। तो इसमें 2 बातें आती हैं। पहले हमेशा ना आप ये पढ़ोगे बी वाला पॉइंट, यू विल ऑलवेज स्टडी पॉइंट नंबर बी फर्स्ट एंड ए नेक्स्ट। पहले आप बी पढ़ना, नीचे वाला, ठीक है, ये जहां पे मेरा हाथ है दिख रहा है ये, ठीक है। वो एक्सपेंडिचर जिस ईयर का है, जिस प्रीवियस ईयर का है, उस प्रीवियस ईयर के लिए जिस ईयर का एक्सपेंडिचर, द ईयर इन विच दैट पर्टिकुलर आइटम और एक्सपेंस हैज बीन इनकर्ड, उस ईयर में अगर आप रिटर्न फाइलिंग डेट, जो कि 30 सितंबर होता है टैक्स ऑडिट में, तो अगर आप 30 सितंबर तक भी, रिटर्न फाइलिंग डेट तक भी पेमेंट कर देते हो, तो आपको उसी प्रीवियस ईयर में डिडक्शन मिल जाएगा। ये 139 का 1 मतलब रिटर्न फाइलिंग डेट 30 सितंबर होता है, वो पता है अपने को, ठीक है। तो जिस ईयर का वो एक्सपेंस है उस साल तो आपको पेमेंट के लिए थोड़ा लंबा टाइम मिल रहा है। अगर आप 31 मार्च तक नहीं, 30 सितंबर तक भी पे कर देते हो, यू विल गेट द डिडक्शन, ठीक है। लेकिन सपोज यू हैव नॉट पेड इवन टिल रिटर्न फाइलिंग डेट एंड दैट आइटम गेट्स कैरीड फॉरवर्ड इन योर अकाउंट्स, तब नियम ये है कि जिस प्रीवियस ईयर में, फ्यूचर में आप पेमेंट कर दोगे बाय 31 मार्च, उस प्रीवियस ईयर में डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। ए और बी में फर्क क्या है? बी मतलब हुआ करेंट ईयर एक्सपेंडिचर, करेंट ईयर का एक्सपेंस था तो आप रिटर्न फाइलिंग डेट तक भी पेमेंट कर दो, आपको मिल जाएगा। और ऊपर वाला है ब्रॉट फॉरवर्ड एक्सपेंस ऑफ अर्लियर ईयर। वो करंट ईयर का एक्सपेंस नहीं, वो पुराने किसी साल का एक्सपेंस है जो कैरी फॉरवर्ड होते हुए आया है। तो वहां पर अगर आप 31 मार्च तक दे दोगे प्रीवियस ईयर के एंड तक, तब तो आपको डिडक्शन मिलेगा, वरना फिर जिसमें दोगे उसमें डिडक्शन मिलेगा। तो वही वो डेटा इन लोग डाले हैं, ठीक है। तो अब एक बार स्टडी करते हैं, इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है नीचे, एंड आई विल
सॉल्व इट फॉर यू, ठीक है। प्री in respect of any sum referred to in section number 43B, the liability for which pre-existed on the first day of the previous year. Pre-existed मतलब 1 अप्रैल को वो पहले से था, तो ब्रॉड फॉरवर्ड एक्सपेंडिचर है ऑफ अर्लियर ईयर्स, जो उस साल पिछले किसी साल में अलाउ हुआ नहीं क्योंकि रिटर्न फाइल डेट के अंदर पेमेंट नहीं हुआ था, वो इस साल चलते हुए आ गया है, तो कम से कम भी वो 2 साल पुराना एक्सपेंडिचर है, 2 साल पुराना, तो वो चलते हुए आ गया रिटर्न फाइलिंग डेट। तो हाउ मच ऑफ इट वाज पेड ड्यूरिंग दिस प्रीवियस ईयर एंड नॉट पेड ड्यूरिंग दिस प्रीवियस ईयर, वो बताइए, बिकॉज जो आप दिस प्रीवियस ईयर में पे कर दोगे वो इसी साल अलाउ हो जाएगा, और जो आप इस प्रीवियस ईयर के एंड तक नहीं पे करोगे वो अलाउ नहीं होगा, वो फिर बाद वाले साल में जाके जब आप दोगे तब अलाउ होगा। सेकेंड, वॉज इनकर्ड इन द प्रीवियस ईयर, मतलब वो करंट ईयर एक्सपेंस है, एंड वॉज पेड ऑन और बिफोर द रिटर्न फाइलिंग डेट, तब तो अलाउ हो जाएगा, नहीं तो नहीं अलाउ होगा, ठीक है। तो हमको इसका डिटेल्स देना है। ये लाइट ब्लू कलर में जो दिख रहा है ना, ये मैं बाद में पढ़ाऊंगा ये बॉक्स, पहले इसको देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, यू आर डूइंग टैक्स ऑडिट ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2019। इसका मतलब है प्रीवियस ईयर 18-19 है और असेसमेंट ईयर 19-20 है। अब क्वेश्चन में जो भी डेटा आई एम यूजिंग दैट डेटा इररेस्पेक्टिव कि अभी क्या चल रहा है, ठीक है। ड्यूरिंग द ऑडिट यू नोटिस दैट द कंपनी इज नॉट रेगुलर इन डिपॉजिट ऑफ वैट जीएसटी एंड देयर रिमेन्स पेंडेंसी। तो ये तो टैक्सेस है, टैक्सेस के रिडक्शन मिलेंगे, यानी टैक्स 43B का आइटम है। जीएसटी पेएबल एज ऑन 31/3/18, ठीक है, ये डेटा है। वैसे सच बात तो ये है कि हम लोग जीएसटी का रिडक्शन क्लेम भी नहीं करते। फ्रैंकली आप समझो, ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के वर्कबुक में था, अब जिसने भी बनाया उन्होंने शायद इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया होगा, जीएसटी का हम डिडक्शन क्लेम ही नहीं करते, जो ये 43B का प्रॉब्लम, बिकॉज जीएसटी का तो क्रेडिट मिल जाता है हम लोग को। इनफैक्ट व्हेन वी परचेज आवर मटेरियल वी कीप परचेजेस सेपरेट फ्रॉम द इनपुट जीएसटी, बट स्टिल इस तरह का क्वेश्चन था, तो लेट्स लुक एट द क्लॉज परस्पेक्टिव, 43B को देख के चलते हैं। तो द टैक्स वॉज पेएबल एज ऑन 31/3/18 ऑफ FY 17-18 फॉर 200 लाख, तो टोटल अमाउंट 200 लाख था, और ये 17-18 का मतलब पुराने सालों का एक्सपेंस है। आउट ऑफ विच 100 लाख वॉज पेड ऑन 15 सितंबर, तो 17-18 अगर फाइनेंशियल ईयर है तो उसका रिटर्न फाइलिंग डेट होगा 30 सितंबर 18, तो 15 सितंबर 18 तक पे हो चुका था 100 लाख, तो रिटर्न फाइलिंग डेट के अंदर पे हो गया, तो अलाउ हो जाएगा। 50 लाख इस दिन हुआ, बैलेंस 50 लाख इस दिन हुआ। अब ये ऐसे देख के तुमको समझ में एकदम नहीं आएगा, लेट अस ड्रॉ दिस। ठीक है ना, थोड़ा सा हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले 17, 18, 18, 19, 19, 20, दिस इज प्रीवियस ईयर 21, इस तरह से। तो वो क्वेश्चन मेरे पास है, दिस वाज द क्वेश्चन, देख लो आप, रोमन 1, जीएसटी पेबल एज ऑन 31/3/18 फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18। तो इनकर्ड किस साल का है वो, 17-18 का है, 200 लाख, ठीक है। 17-18 प्रीवियस ईयर के लिए रिटर्न फाइलिंग डेट इज 30 सितंबर 2018, दिस इज द रिटर्न फाइलिंग डेट। तो अगर यहाँ तक पे कर देते तो इसी साल में हो जाएगा। तो इसका पेमेंट कब कब हुआ है वो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट पेमेंट वाज मेड ऑन, फर्स्ट पेमेंट 15 सितंबर 18, 100 लाख, तो वो आपने रिटर्न फाइलिंग डेट के अंदर दे दिया, तो इसी साल रिडक्शन आपको मिल जाएगा। तो बैलेंस कितना बचेगा आपके पास, 100 लाख। अब वो कैरी फॉरवर्ड होगा। सेकेंड पेमेंट आपने कब किया है, 30/3/19, इधर 30/3/19 50 लाख, एंड 16/9/19
50 लाख, ठीक है। देखो, जिस फाइनेंशियल ईयर में इनकर होता है उसमें तो अगर पेमेंट रिटर्न फाइलिंग डेट तक होता है तभी डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन बाद जब वो कैरी फॉरवर्ड होके फ्यूचर ईयर्स में जाता है तब जिस फ्यूचर ईयर के 31 मार्च तक पे होता है उसमें डिडक्शन मिलता है, तो फिर वहां रिटर्न फाइल डेट का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अब आप सोचो 18-19 का एंड डेट क्या है, प्रीवियस ईयर एंड 31/3/19, और इसका प्रीवियस ईयर एंड क्या है 31/3/20। तो आपने 31/3/19 के अंदर तो 50 लाख दिया है, तो आपको 50 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा इस साल ही। और 16/9/19 वो तो नेक्स्ट ईयर में चला गया, इस साल रिटर्न फाइल डेट देखते नहीं है, तो उसका डिडक्शन आपको नेक्स्ट ईयर में मिलेगा, ठीक है। दिस इज द ब्रेकअप। अब हम लोग इस क्वेश्चन में किस फाइनेंशियल ईयर के बारे में बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन में बोला है द फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31 मार्च 19, यानी कि ये वाला साल, ठीक है। तो इसमें 50 लाख का तो डिडक्शन मिल जाएगा और 50 लाख कैरी फॉरवर्ड होगा, करेक्ट है। 100 लाख तो पहले ही मिल चुका है। चलो आंसर देखते हैं। माइंड यू दिस इज प्रीवियस ईयर 2018-19। तो इस प्रीवियस ईयर के बिगिनिंग में कितना ओपनिंग बैलेंस आया है, ओपनिंग बैलेंस नॉट अलाउड इन प्रीवियस ईयर 100 लाख, क्योंकि 100 लाख तो उनके पिछले साल में अलाउ हो चुका है। उसमें से इस साल कितना पे हुआ है 50 लाख, कितना कैरी फॉरवर्ड होगा अगले साल अनपेड 50 लाख। ये पूरा ब्रेकअप जो हम लोग को देना पड़ेगा फॉर्म 3CD में। आई होप ये क्लियर होगा। अगर इसमें कोई स्टूडेंट को दिक्कत हो रही है, मुझे भी बहुत दिक्कत हुई थी इसके डेट्स वगैरह को लेके, तब आप ना ये जो कॉपी में मैंने बनाया ना, इस तरह से एक बार बनाकर शांति से सोचना, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, जीएसटी पेबल ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर, मतलब यही फाइनेंशियल ईयर करंट है 18-19, तो उसका 100 लाख है, तो रिटर्न फाइलिंग डेट तक भी दे दोगे तो चलेगा। तो रिटर्न फाइलिंग डेट क्या होगा 30 सितंबर 19। 40 लाख बस पेड बाय 25/5/18 अलाउड, बैलेंस 60 लाख रिमेन्ड अनपेड टिल द रिटर्न फाइलिंग डेट ऑफ 30 सितंबर। तो 40 लाख तो दे दिया इस साल के अंदर ही, तो उसका रिडक्शन मिल जाएगा। 60 लाख का रिटर्न फाइलिंग डेट तक भी आपने पेमेंट नहीं किया तो कैरी फॉरवर्ड होगा। अमाउंट इनकर्ड इन द प्रीवियस ईयर 100 लाख, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द बिफोर द रिटर्न फाइलिंग डेट 40 लाख अलाउड, अमाउंट अनपेड टिल रिटर्न फाइलिंग डेट 60 लाख। सो इस तरह से पूरा ब्रेकअप देना है। आई होप ये पूरा क्लियर हो। इसमें बहुत सारे डेट्स और अमाउंट्स थे। अगर तुमको दिक्कत हो रही है तो मैं सजेस्ट करूंगा वाइट पेपर उठाओ, कॉपी उठाओ, उसमें हल्का सा ड्रॉ करके क्लियर कर लो, जैसे ही मैंने किया ना वैसे। क्लॉज 27। अब 2-3 क्लॉजेस लाइन से आने वाले हैं जो बहुत इजी है, जिसके लिए हम लोग को कोई एक्सप्लेनेशन वगैरह में जाने की ज़रूरत नहीं है, सब यहीं से हो जाएगा आराम से। ये अच्छा एक सेकंड, वेट अ सेकंड, अभी ऊपर ये क्लॉज 26 में एक सेकंड पार्ट भी है जो नॉट डिस्कस्ड है, वो कर लेते हैं। स्टेट वेदर एनी सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी एटसेट्रा एटसेट्रा। देखो जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, आइडियली स्पीकिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन इज टू बी बोर्न बाय द कंज्यूमर, सो वो आपके अकाउंट्स में एक्सपेंडिचर की तरह अपीयर करना ही नहीं चाहिए। तो ये लोग पूछ रहे हैं जस्ट कि कौन सा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है जो आपने पीएल में डाल रखा है, कम से कम बता दो, ये एक अलग पॉइंट है। स्टेट वेदर sales tax, custom duty, excise duty or any other indirect tax, GST, levy, cess, impost, etc. is passed through PL account, because indirect taxes are not supposed to pass through a PL account, they are indirect, means the customer will bear the burden. फिर भी अगर आपने PL में एक्सपेंडिचर की तरह डाल रखा है तो रिपोर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लॉज नंबर इज 27. Pause. Clause number 27. It has got two parts and both the parts are separate. They have no connection. First one is about GST credit and the second one is about prior period expenditures. Okay. Two separate sub clauses. They have got no connection with one another. I don't know why they have been put into one single clause. Clause 27. We have to report about the details of GST credit. Input credit.
So there are two words, input credit availed and input credit utilized. There are two words, availed and utilized. Availed means available to me. That is, suppose I purchase goods worth rupees 100 lakhs and I have paid, let's say 18 lakhs or 12 lakhs on it as GST. देन वो जो 12 lakhs का सपोज मैंने GST पे किया है, ओके, सपोज मैंने अपना बुक्स प्रिंट करवा के मंगाया, उस पर 12% GST होता है. तो अगर 100 लाख का मैंने बुक्स खरीदा तो उस पर 12 लाख का GST है. तो as soon as I purchase 100 lakhs worth of books with 12 lakhs GST and I pay 112 lakhs to the vendor, I get 12 lakhs GST. That is called 12 lakhs GST availed, जो मुझे मिल गया हाथ में. नाउ आउट ऑफ दैट, जब मैं अपना आउटपुट GST पे करता हूँ, जैसे जो भी एनरोलमेंट फीस होती है उस पर 18% GST पे होता है, दैट्स आउटपुट GST. तो उस आउटपुट GST को पेमेंट करते वक्त हाउ मच आई हैव पेड इन कैश एंड हाउ मच इनपुट GST आई हैव यूटिलाइज्ड, दैट आई हैव टू से. तो देयर आर टू वर्ड्स, अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड. दो अलग वर्ड है. अवेल्ड मतलब आपके हाथ में कितना GST फ्रेश आ गया है, इनपुट GST कितना बैलेंस आ गया है. एंड यूटिलाइज मीन्स हाउ मच यू हैव यूज्ड इट इन पेमेंट ऑफ आउटपुट GST. तो इसका आपको डिटेल देना है. यू हैव टू डिस्क्लोज टू थिंग्स, ट्रीटमेंट इन PL अकाउंट, ट्रीटमेंट इन PL अकाउंट एक आपको ये बताना है, और दूसरा आउटस्टैंडिंग GST इनपुट क्रेडिट अकाउंट जो होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट अकाउंट, उसका आपने क्या ट्रीटमेंट किया है वो आप डिस्क्लोज करो. तो इसका जो डिस्क्लोजर, उसके लिए मैंने एक टैबुलर फॉर्मेट बनाया है, देख लो प्लीज. ये रहा, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ डिस्क्लोजर. You have to show treatment in profit and loss account and treatment of outstanding GST credit in the account. Opening balance of GST, new GST availed, सेनवैट जा चुका है पर अभी भी CA इंस्टीट्यूट के गाइडेंस नोट में दिया हुआ है, इसीलिए मेंशन्ड है. GST availed, GST less minus GST utilized gives you the closing balance. तो आपको ओपनिंग GST, फ्रेश न्यू इनपुट GST availed, लेस यूटिलाइज्ड, क्लोजिंग GST, इसका PL में क्या ट्रीटमेंट है, और आपने GST इनपुट क्रेडिट अकाउंट का जो बैलेंसेस है वो भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा. दिस इज द फॉर्मेट ऑफ डिस्क्लोजर, वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लॉज. नेक्स्ट इज 27B, पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर ऑफ प्रायर पीरियड क्रेडिटेड और डेबिटेड टू PL इन द करेंट ईयर. है पुराने साल का इनकम एक्सपेंस पर आपने इस साल PL में दिखाया है. अब यहाँ पर वी हैव टू टेक अ पॉज, वी हैव टू अंडरस्टैंड वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट. इन इनकम टैक्स assessee has got an option to follow either cash basis of accounting or accrual mercantile basis of accounting. Accounting के there are two bases, cash basis, mercantile basis. कैश बेसिस, मर्केंटाइल बेसिस. अगर assessee कंपनी है तो वो accrual basis फॉलो करेगा. accrual basis को ही मर्केंटाइल बेसिस भी बोलते हैं. और अगर SSC कंपनी नहीं है, इंडिविजुअल है, HUF है, LLP, पार्टनरशिप फर्म, तो वो कैश बेसिस भी फॉलो कर सकता है. इन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला ये जो प्रायर पीरियड वर्ड है, इफ द assessee इज फॉलोइंग कैश बेसिस ऑफ अकाउंट्स, मतलब जो आया इनकम ऑफ दिस ईयर, जो गया एक्सपेंस ऑफ दिस ईयर, देन तो यू डोंट हैव टू रिपोर्ट इन दिस क्लॉज, बिकॉज प्रायर पीरियड के इनकम एक्सपेंस को भी कैश बेसिस में करंट ईयर में ही दिखाया जाता है और उसको प्रायर पीरियड माना भी नहीं जाता. दैट इज द फंडा ऑफ कैश बेसिस. कैश बेसिस का फंडा क्या है? जो इस साल कमाई हुई वो इस साल की कमाई, जो इस साल खर्चा हुआ वो इस साल का खर्चा, भले मैंने वो खर्चा पिछले साल का पेमेंट किया वो इस साल का माना जाएगा. तो इफ द assessee इज फॉलोइंग कैश बेसिस, तब तो प्रायर पीरियड का कोई यूज ही नहीं है, कोई पर्पस ही नहीं है, तब आपको इसमें रिपोर्ट ही नहीं करना. ये वाला क्लॉज रिपोर्ट तभी होगा जब assessee इज फॉलोइंग मर्केंटाइल बेसिस विच मीन्स अक्रूवल बेसिस, तब आपको सारा वेरीफाई करके रिपोर्ट करना पड़ेगा. क्लॉज 27B मिल गया. मर्केंटाइल मीन्स accrual basis. And next is cash system of accounting. उसमें आपको ये रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है. क्लॉज 28. 28
ऑनवर्ड्स जो क्लॉजेस अभी करेंगे आज वो बेसिकली है IFOS के ऊपर. IFOS means income from other sources. As we know, there are 5 heads of income. The last head of income is IFOS, income from other sources. Okay. इसका सेक्शन नंबर कौन सा होता है? 56, 56. एक मूवी थी अब तक 56. सेक्शन 56 एकदम सिंपल. तो सेक्शन 56 मीन्स अदर सोर्सेस. तो अभी देखते हैं इसके ऊपर क्या ज्ञान है. इसको डिस्कस करने के पहले मैं आपके साथ 2-3 चीज डिस्कस करने जा रहा हूं, देख लो एक बार. ओके, स्टार्ट करते हैं. कंपनी इन विच पब्लिक इज सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड. ये इनकम टैक्स का लैंग्वेज है, बट एक बार इसको बातचीत के लिए थोड़ा सिंपल करेंगे. कंपनी इन विच पब्लिक इज सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड, बेसिकली दे वांट टू से लिस्टेड कंपनी. ठीक है, तो ऐसी कंपनी जिसमें पब्लिक भी इंटरेस्टेड है, एकदम लिस्टेड है, इसके बहुत सारे शेयर होल्डर्स होंगे. तो इन शॉर्ट वी विल कॉल इट वाइडली हेल्ड कंपनी. वाइडली हेल्ड का मतलब होता है इट हैज गॉट अ वाइड बेस ऑफ शेयर होल्डर्स. उल्टा, कंपनी इन विच पब्लिक आर इज नॉट सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड. मतलब पब्लिक को उतना कोई उसमें इंटरेस्ट या फर्क नहीं पड़ता. दैट मीन्स सॉर्ट ऑफ प्राइवेट कंपनीज विच हैव गॉट फ्यू शेयर होल्डर्स. तो उसको हम लोग एक नाम देंगे क्लोजली हेल्ड कंपनी. क्लोजली हेल्ड मतलब जिसके शेयर्स बहुत क्लोजली हेल्ड है, कम लोगों के पास है. ओके, सो ये क्लियर है. अभी हम लोग के डिस्कशन में जो राइट नाउ काम आने वाला है दैट इज दिस वन. अभी हम लोग के डिस्कशन में 2 क्लॉजेस तक 28, 29 2 क्लॉजेस तक जो आप बोर्ड पे देख रहे हो ये काम आएगा. सेकंड वाला मुझे फर्स्ट वाले से कोई मतलब नहीं है, ये मेरे लिए भी काम का नहीं, मेरे लिए ये काम का है. तो कभी भी लिखा हुआ आएगा अंदर कंपनी इन विच पब्लिक आर नॉट सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड, मतलब पब्लिक को उससे फर्क नहीं पड़ता. इट्स अ प्राइवेट सॉर्ट ऑफ अ कंपनी, क्लोजली हेल्ड कंपनी. ठीक है, ये हुआ पहला कॉन्सेप्ट जो अभी काम आने वाला है. दूसरा, ऐसी कंपनी के शेयर्स होंगे. ऑब्वियसली इट्स अनलिस्टेड कंपनी, प्राइवेट कंपनी, तो शेयर्स का तो आपको वैल्यू निकलवाना पड़ेगा. दैट वैल्यू इज नोन एज फेयर मार्केट वैल्यू. ये तो आपको निकलवाना पड़ेगा. समझ रहे हो बात को? इट्स नॉट लिस्टेड कंपनी. लिस्टेड कंपनी का प्राइसेस, शेयर प्राइसेस आर अवेलेबल फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज, बट दिस वन एज यू कैन सी इज अ क्लोजली हेल्ड कंपनी. तो इसका शेयर्स तो लिस्टेड है नहीं, तो आपको तो वैल्यू निकलवाना पड़ेगा. और हम लोग यहाँ पे वैल्यू जो बोलते हैं वो होता है फेयर मार्केट वैल्यू. ठीक है, फेयर मार्केट वैल्यू FMV. इट इज कैलकुलेटेड एज पर रूल 11 UA ऑफ इनकम टैक्स रूल्स 1962. तो क्लोजली हेल्ड कंपनी के शेयर्स का फेयर मार्केट वैल्यू निकालने के लिए जो रूल होता है वो होता है रूल नंबर 11 UA. इट्स नॉट IIUA, इट्स 11 UA. 11 फिर UA, रूल नंबर 11 UA बहुत फेमस है. शेयर्स का फेयर मार्केट वैल्यू निकालने के लिए जो रूल नंबर है 11 UA, 11 UAA, 11 UA याद रख लो, काफी है. ओके, अब क्या होगा, पिक्चर में आएंगे शेयर्स. ठीक है, शेयर्स में 3 तरह की वैल्यू दी हुई रहेगी. फेस वैल्यू विच इज जनरली 10 रुपीज. फेयर मार्केट वैल्यू कैलकुलेटेड एज पर रूल 11 UA, तो उसको फेयर मार्केट वैल्यू. एंड थर्ड, कंसिडरेशन, मतलब सेलिंग प्राइस, एक्चुअली कितने में वो शेयर्स मिला.
इट कैन बी आइदर फॉर कंसिडरेशन और इट कैन बी फॉर फ्री ऑल्सो। अभी जो सेक्शन में आने वाला वो पढ़ा रहा हूं मैं। तो सेक्शन में आएगा कि या तो शेयर्स फ्री में मिला या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में मिला, लाइक दैट। ओके, इस तरह से। तो फेस वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू एंड कंसिडरेशन, करेक्ट है। अब इसको अपने डिस्कस करने जा रहे हैं। वेदर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर द असेसी, यहां पर असेसी कौन है? यहां पर असेसी है फर्म या फिर क्लोजली हेल्ड कंपनी। तो इफ यू आर अ टैक्स ऑडिटर और तुम्हारा क्लाइंट फर्म या क्लोजली हेल्ड कंपनी नहीं है, तो यू डोंट हैव टू चेक दिस क्लॉज 28। ओके, सो योर असेसी मस्ट बी फर्म और क्लोजली हेल्ड कंपनी हैज रिसीव्ड शेयर्स ऑफ अ क्लोजली हेल्ड कंपनी। तो आपका असेसी, आपका जो क्लाइंट है वो खुद एक फर्म या क्लोजली हेल्ड कंपनी है और उसको किसी दूसरे क्लोजली हेल्ड कंपनी का शेयर्स मिला है। दो केसेस, आइदर फ्री में मिला है या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए मिला है, एज रेफर्ड टू इन सेक्शन नंबर 56 का 2 का 7A। इफ यस देन प्लीज फर्निश द डिटेल्स। अब यहां पर एक 50,000 रुपीज का थ्रेशोल्ड है। मैं ड्रॉ करके बताऊंगा, हाँ टेंशन मत लो। कब मिला है? ऑन और आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ जून 2010 बट बिफोर फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2017। अब ये यानी कि ये हट चुका है। ये 56 का 2 का 7A, इट वाज एप्लीकेबल टिल दिस पर्टिकुलर डेट। तो अगर अप्रैल 17 के पहले तक मिला है तब तो आपको देखना है, वरना आपको कोई चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब इसका थोड़ा सा डायग्राम देखते हैं। सो योर असेसी, वन सेक, your assessee is either a firm or a closely held company which has received shares of some other closely held company। तो आपके क्लाइंट को दूसरी क्लोजली हेल्ड कंपनी के शेयर्स मिले हैं। अब इसमें दो केस है। केस 1 फ्री में मिला है, ठीक है। इन दैट केस, इफ फ्री में मिला है मतलब पूरा फ्री में मिला है, इफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स विच हैज बीन रिसीव्ड एज अ गिफ्ट। गिफ्ट कहां आता है? अदर सोर्सेज में आता है। तो गिफ्ट है ना, इट्स अ गिफ्ट। फ्री मिला है मतलब व्हाट? इट्स अ गिफ्ट। तो अगर इन शेयर्स की फेयर मार्केट वैल्यू इज मोर देन 50,000, इज मोर देन, इक्वल टू नहीं, मोर देन 50,000 है, तब वो एंटायर फेयर मार्केट वैल्यू इज IFOS। देन एंटायर फेयर मार्केट वैल्यू विल बी रिगार्डेड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। मतलब सपोज मान लीजिए फेयर मार्केट वैल्यू है 60,000 रुपीज, तो फ्री में 60,000 रुपीज के शेयर्स मिले हैं, ठीक है। तो 60,000 रुपीज आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मान लिया जाएगा। दैट इज केस 1। केस 2, सर फ्री में नहीं मिला है, सस्ते में मिला है, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, सस्ते में मिला है। तब इन दैट केस, सस्ते में मिला है यानी, लेट मी गिव यू सम एग्जांपल। सोचो आप जरा कि उन शेयर्स का फेयर मार्केट वैल्यू था 2 लाख रुपीस और आपको वो मिल गया है 1.25 लाख रुपए में। आपको कितने मिला? 1.25 लाख रुपए मिला। 2 लाख का शेयर 1.25 लाख में मिला, तो फायदा कितने का हुआ? 75,000। यहां पे नियम होता है देन FMV माइनस कंसिडरेशन। अगर वो इफ फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कंसिडरेशन मतलब आपको फायदा जो हुआ है वो मोर देन 50,000 है। इन माई एग्जाम्पल इट इज फेयर मार्केट वैल्यू 2 लाख है, मतलब उन शेयर्स की वैल्यू एक्चुअली 2 लाख है और मिला 1.25 लाख में, तो 75,000 का फायदा हुआ ना। तो दैट फायदा इज मोर देन 50,000, दैट फायदा इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस माना जाएगा, ठीक है।
ये है भाई सिंपल सा एकदम कॉन्सेप्ट। अगर असेसी भी एक फर्म या क्लोजली हेल्ड कंपनी, उसको दूसरी क्लोजली हेल्ड कंपनी का शेयर्स या तो फ्री में मिला है या फिर सस्ते में मिला है, तो इन दैट केस यू हैव टू सी व्हाट इज द फेयर मार्केट वैल्यू। अगर फ्री में मिला है तो फेयर मार्केट वैल्यू मोर देन 50,000 है तो पूरा का पूरा IFOS, अगर लेस देन 50,000 है इग्नोर। वैसे ही अगर सस्ते में मिला है तो जो डिस्काउंट मिला है मतलब फायदा हुआ है, इफ इट इज मोर देन 50,000 देन वो IFOS, अदरवाइज लीव इट। ये देख लो आप, ये दो केस हैं, एक फ्री वाला है और एक सस्ता केस वाला है। दोनों ही केस में 50,000 का एक थ्रेशोल्ड है, मतलब द बेनिफिट दैट यू आर गेटिंग इज मोर देन 50,000, बेनिफिट एक्सीड्स 50,000, तब उस केस में वो IFOS में चला जाएगा। तो यही हम लोग को चेक करना है, ठीक है। तो ये सब कहाँ देखे जाते हैं? ये सब प्राइवेट कंपनी में सब होते हैं, झोल वगैरह। क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। ABC प्राइवेट, XYZ प्राइवेट, दोनों के दोनों क्लोजली हेल्ड कंपनी है। इन द प्रीवियस ईयर 18-19 ABC प्राइवेट लिमिटेड रिसीव्ड सम शेयर्स ऑफ XYZ। ABC को XYZ का शेयर्स मिला, क्लोजली हेल्ड को क्लोजली हेल्ड का शेयर्स मिला। कंसिडरेशन निल है, मतलब फ्री वाला केस है, पूरा फ्री है। तब आप फेयर मार्केट वैल्यू देखो, फेयर मार्केट वैल्यू इज 75,000 विच इज मोर देन 50,000, तो फिर वो पूरा का पूरा 75,000 इनकम हो जाएगा। देयरफॉर IFOS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, कितना? 75,000। 75,000 वैल्यू की शेयर्स आपको फ्री में मिले तो 75,000 पूरा का पूरा IFOS है, टैक्सेबल है। तो हम लोग को क्लॉज नंबर 28 में रिपोर्ट करना पड़ेगा। The management of the company contends that the share need not be furnished in Form 3CD. They are wrong. हमको ये बताना पड़ेगा in clause 28. Next question. While doing tax audit, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा है। एक प्राइवेट टाइप की कंपनी को दूसरे प्राइवेट टाइप की कंपनी का शेयर्स मिला है जिनका फेयर मार्केट वैल्यू 90,000 का है, फेयर मार्केट वैल्यू 90,000 और मिला कितने में? 45,000 में। तो अब आप देखो, फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कंसिडरेशन, 90,000 का शेयर्स है, 45,000 में मिला है, तो आपको जो फायदा हो रहा है दैट इज ओनली 45,000 विच इज लेस देन 50,000। तो फिर ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस नहीं है, नो नीड टू रिपोर्ट। इन क्लॉज 28 तो यहां भी फायदा हो रहा है, 90,000 के शेयर्स 45 में मिले हैं, पर जो फायदा है वो 50,000 के अंदर ही है, 50,000 से ज्यादा नहीं है, तो इग्नोर करो, तो वो रिपोर्ट नहीं करना है। तो मैनेजमेंट क्या बोल रहा है? द मैनेजमेंट ऑफ द ग्लू प्राइवेट लिमिटेड मेंटेन्ड that the transaction were as per the terms of negotiation and there was no cause for auditor to bring this matter in his tax audit report. Management is right. ठीक है, तो यहाँ एक 50,000 का थ्रेशोल्ड था गिफ्ट के केस में, ठीक है। तो अब क्लॉज 29, क्लॉज 29 में गिफ्ट ऑफ शेयर्स नहीं है, इशू ऑफ शेयर्स है। दिस इज अबाउट इशू ऑफ शेयर्स, दिस इज नॉट गिफ्ट। उस समय क्या था? अ कंपनी इज रिसीविंग गिफ्ट ऑफ शेयर्स फ्रॉम अदर कंपनी, यहां पे क्या है? इट इज इशू ऑफ शेयर्स। ये भी अदर सोर्सेस का ही क्वेश्चन है, IFOS, पर यहां पर देयर इज नो 50,000 का थ्रेशोल्ड, नो थ्रेशोल्ड ऑफ 50,000, यहां कहीं भी 50,000 नहीं है, ठीक है। क्लॉज 29 में कहीं भी 50,000 का कोई ज्ञान नहीं है, जितने का भी फायदा है दैट इज टैक्सेबल। क्लियर है? अब यहां पे बात सुनो, यहां पे दो कंडीशंस है। एक, क्लोजली हेल्ड कंपनी शेयर्स इशू कर रही है, तो इशू प्राइस होगा, इफ द इशू प्राइस इज मोर देन द फेस वैल्यू, इफ इट इज मोर देन द फेस वैल्यू देन यू कैलकुलेट द फेयर मार्केट वैल्यू। इफ द इशू प्राइस इज मोर देन द फेयर मार्केट वैल्यू देन द इशू प्राइस माइनस फेयर मार्केट वैल्यू विल बी IFOS। पढ़ते हैं वेदर, मैं समझाऊंगा ना, एग्जाम्पल है नीचे, ये रहा क्वेश्चन है, पूरा समझेंगे अच्छे से। Where during the previous year the assessee received any consideration for issue of shares which exceeds the fair market value of the shares as referred in 56 का 2 का 7B, if yes please give the details। अब यहाँ से पूरा आपको क्लियर नहीं होगा, आपको उसके लिए 56 का 2 का 7B देखना पड़ेगा जो कि नीचे लिखा हुआ है। इफ द कंपनी, वही क्लोजली हेल्ड कंपनी, असेसी कौन है? क्लोजली हेल्ड कंपनी जो शेयर्स इशू कर रहा है,
नॉट बीइंग अ कंपनी इन विच पब्लिक आर इंटरेस्टेड, मतलब वही क्लोजली हेल्ड। फ्रॉम एनी कंसिडरेशन फॉर इशू ऑफ शेयर्स दैट एक्सीड्स द फेस वैल्यू। पहले तो आप चेक करो फेस वैल्यू ज्यादा है कि नहीं है, अगर है तो फिर आप फेयर मार्केट वैल्यू से चेक करो। देन द एग्रीगेट कंसिडरेशन रिसीव्ड एज एक्सीड्स द फेयर मार्केट वैल्यू शैल बी चार्जेबल एज IFOS। अब इस क्वेश्चन को ही ले लो। ABC लिमिटेड इज अ कंपनी, इस बार पब्लिक कंपनी है, बट बोला है पब्लिक आर नॉट सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड, मतलब इट्स अ क्लोजली हेल्ड कंपनी। क्यों? पब्लिक कंपनी भी तो होती है जो अनलिस्टेड है, जो क्लोजली हेल्ड होती है। बहुत सारी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज भी हैं, क्लोजली हेल्ड है। तो यहां पे आपको चेक कैसे करना है, तरीका आप समझ लो। ये है, मैं पढ़ा रहा हूं क्लॉज नंबर 29। आपको सबसे पहले चेक करना है, चेक इशू प्राइस इज मोर देन फेस वैल्यू 10 रुपया, देन इशू प्राइस माइनस फेयर मार्केट वैल्यू, दिस विल बी स्ट्रेट अवे IFOS। कोई 50,000 से कंपेयर करने की जरूरत है नहीं। एक बार बस आप देख लो कि इशू प्राइस फेस वैल्यू ज्यादा है, अब उसके बाद फेस वैल्यू का कोई काम नहीं है। अब आपके लिए जो काम की चीज है वो फेयर मार्केट वैल्यू है। फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालते हैं? वही रूल 11UA से फेयर मार्केट वैल्यू निकालो। इफ द इशू प्राइस इज मोर देन द फेयर मार्केट वैल्यू, तो वो जो डिफरेंस होगा वो IFOS में जाएगा, सीधा सीधा। कोई 50,000 से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन। इन्होंने कुछ शेयर्स इशू किया है, द कंपनी हैज इशूड शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख, फेस 3 वैल्यूज दिए हुए हैं 1 2 3। फेस वैल्यू 10 रुपया, फेयर मार्केट वैल्यू 60 रुपया, इशू प्राइस 80 रुपया। तो 80 रुपया इज मोर देन फेस वैल्यू 10 रुपया, तो ये चेक हो गया। अब फेस वैल्यू को भूल जाओ। अब सीधा देखो इन दोनों को, प्राइस आपने रखा है 80 और फेयर मार्केट वैल्यू है 60, तो 20 रुपीज ज्यादा है, 20 रुपीज ज्यादा है। तो 20 रुपीज जो है इंटू 1 लाख शेयर्स 20 लाख, ये IFOS है। तो IFOS इक्वल टू इशू प्राइस माइनस फेयर मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, 80 माइनस 60 इंटू 1 लाख, 20 लाख का IFOS। कोई भी कंपनी इतने ज्यादा, वो भी क्लोजली हेल्ड कंपनी है, ओके, क्लोजली हेल्ड कंपनी इतने ज्यादा में शेयर्स इशू क्यों कर रही है? साफ तौर पे ना टैक्स में झोल करने का तरीका है। कि होगा क्या, मेरी बात को समझो, सपोज मेरी बात को ध्यान सुनो। 20 लाख रुपए का इनके पास कच्चे का इनकम पड़ा होगा, कंपनी के पास 20 लाख रुपए का कच्चे का इनकम मतलब ब्लैक मनी पड़ा होगा, उसको इनको वाइट करना है। तो ये लोग क्या दिखाएंगे, इनके शेयर्स की वैल्यू तो 60 लाख है, परंतु अपने ही किसी जान पहचान वाले को 80 लाख में इशू करा देंगे, ठीक है। और क्या होगा, पैसा तो 60 लाख ही लेंगे, बिकॉज कोई भी दुनिया में जो बायर है वो हमको फेयर वैल्यू ज्यादा क्यों देगा, तो वो 60 लाख देगा। अब ये लोग क्या करेंगे, उससे दिखा देंगे पक्के में 80 लाख का कलेक्शन और 20 लाख का ब्लैक मनी उसको चेप देंगे। तो कंपनी के बुक्स में क्या होगा, ये आएगा कि 60 लाख का तो शेयर था ही और 20 लाख और आ गया, वो इनकम की तरह नहीं आया, वो एज अ कैपिटल मूव करके आ गया। कैपिटल भी क्रेडिट होता है, इनकम भी क्रेडिट होता है। एक्चुअली में 20 लाख का ब्लैक मनी था क्रेडिट, उसको ये लोग इशू ऑफ शेयर्स का एक इनकम की तरह दिखा देंगे। और अकाउंट्स में तो ऐसे भी वो पूरा सिक्योरिटी प्रीमियम में घुसता है, पता चलेगा नहीं। तो इनकम टैक्स वालों ने इसको पकड़ लिया कि क्लोजली हेल्ड कंपनी क्या होता है, अपने ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए अपने ही शेयर्स एकदम ऊंचे भाव पे इशू करवा देती है, बैंक में फंड लेके आ जाती है और पूरा ब्लैक मनी वाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो ब्लैक मनी का जो पोर्शन है 20 लाख, उसको क्या मानेंगे, IFOS। तो हमको रिपोर्ट करना है। मैनेजमेंट बोलता है कि नहीं करना है, तो मैनेजमेंट इज रॉन्ग। 29A, 29A एंड 29B एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, ये दो छोटे छोटे नए क्लॉजेस आए हैं। एक्चुअली 29A तो बहुत छोटा है, ये इंटर के कैपिटल गेन्स में भी तुमने पढ़ा होगा, कैपिटल गेन्स में भी आता है, अदर सोर्सेस में भी आता है। हम लोग को ये कैपिटल गेन्स की तरह ही पढ़ा भी दिया जाता है, पर सेक्शन एक्चुअली अदर सोर्सेस का है। तो 29A तो छोटा सा इजी है, पर 29B बहुत लंबा है और अदर सोर्सेस का सबसे फेमस है, 56 का 2 का 10। इधर आओ, पहले 29A करते हैं।
56 का 2 का 9। जैसे सोचो कि somebody is the owner of a property, उसको अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी थी, तो सामने वाले से कुछ एडवांस मनी ले लिया और बोला कि बैलेंस यू मस्ट पे बाय सच एंड सच डेट। बायर फेल्ड टू मेक पेमेंट एंड अकॉर्डिंगली द एडवांस मनी वाज फोरफीटेड बाय द सेलर। तो सेलर ने प्रॉपर्टी बेचा भी नहीं और जो एडवांस मनी था वो फोरफीट कर लिया। तो अब इस केस में जो एडवांस मनी फोरफीटेड बाय द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी है, लेट अस से 5 लाख रुपया। 5 लाख, एक बार एग्जांपल अपने ऊपर ले लो, तुमने 5 लाख रुपया देके किसी बड़े बिल्डिंग के अंदर फ्लैट बुक किया जिसकी एक्चुअली कीमत 5 करोड़ है, पर तुमने एक बार 5 लाख रुपया देके बुकिंग कर दिया। तो उनका एक पेमेंट का शेड्यूल होता है कि यू हैव टू पे सो मच एंड सो मच बाय सच एंड सच टाइम, फेलिंग विच द अमाउंट शैल बी फोरफीटेड। तो यू फेल टू पे द मनी, तो प्रॉपर्टी तो आपको मिलेगी नहीं बिकॉज यू फेल्ड इट, और आपका 5 लाख भी डूब गया। जो आपके लिए 5 लाख डूबा वो सामने वाले बिल्डर के लिए तो 5 लाख की कमाई हो गई। तो बिल्डर ने जो 5 लाख रुपया तुम्हारा फॉरफिट कर लिया, दैट इज एन इनकम फॉर द बिल्डर। बट कैन यू कॉल दैट 5 लाख का इनकम एज कैपिटल गेन्स और पीजीबीपी? नो, क्योंकि बिल्डिंग तो बिकी नहीं ना, बिल्डर है, बिल्डिंग उसके लिए गुड्स होता है तो वो बेचना है, तो बिकी तो है नहीं, तुम खरीद भी नहीं पाए उससे। और दूसरा, अगर वो बिल्डर नहीं भी है, नॉर्मल सेलर है, तो कैपिटल गेन्स टैक्स लगने के लिए देयर हैज टू बी ए ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट, तो कैपिटल असेट ट्रांसफर भी नहीं हुआ तो कैपिटल गेन्स नहीं है, ना पीजीबीपी है ना कैपिटल गेन्स है, ये तो फोरफीचर है। तो कहां जाएगा? आईएफओएस। तो ये आईएफओएस में चला जाएगा। फोरफीटेड अमाउंट, एनी सम ऑफ मनी रिसीव्ड एज एडवांस in the course of negotiation for transfer of capital asset, ठीक है, shall be deemed as IFOS if such sum is forfeited and there is no transfer of asset, asset transfer भी नहीं हुआ, forfeit कर लिया, तो जो forfeited amount है वो IFOS, तो वो रिपोर्ट करना है। तो ये तो इजी था, इसमें कोई उतना लोड नहीं है। मेन जो लोड है ना वो 29B है, ये लोग जबरदस्त कर दिए। मतलब तुमको बताऊं, जब भी तुम अदर सोर्सेज पढ़ते हो, चाहे तुम इंटर में पढ़ो चाहे फाइनल में पढ़ो, अदर सोर्सेज वाले चैप्टर में सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल सम्स केसेस एक ही क्लॉज से उठा के डलता है, एंड दैट ब्लडी क्लॉज इज दिस वन, 56 का 2 का 10। ये अदर सोर्सेज का महा क्लॉज है, अदर सोर्सेज चैप्टर का महा क्लॉज है 56 का 2 का 10। कोई भी कैश गिफ्ट बोल लो, मूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट बोल लो, इमूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट बोल लो जो आपको गिफ्ट के फॉर्म में मिला है या फिर लोअर कंसिडरेशन में मिला है, तो जो भी बेनिफिट है दैट इज ट्रीटेड एज आईएफओएस। ओके, बहुत जबरदस्त है ये, देखना है एकदम। तो इसका मैं 29B का डिटेल्स दिखाऊंगा, काफी लंबा है। क्लॉज 29B, आईएफओएस, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, कैश गिफ्ट्स, या तो आपको गिफ्ट मिल रहे हैं या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में। Where any person, including individual, hub, firm, company, receives money, अब ये मनी चाहे आपको कैश में मिला, चाहे अकाउंट पे, चेक में, चाहे ड्राफ्ट में, सब जगह से, द होल अमाउंट इफ, मतलब जितना जितना भी आपको कैश गिफ्ट मिला है अलग अलग लोगों से, सब आप जोड़ दो, एग्रीगेट मतलब जोड़ दो, समेशन का साइन मतलब एग्रीगेट, जोड़ दो, अलग अलग लोगों से मिला है जोड़ दो, इफ इट इज मोर देन 50,000 इन अ सिंगल फाइनेंशियल ईयर, अलग अलग लोगों से आपको जो भी कैश गिफ्ट्स मिला है, कैश गिफ्ट मतलब नॉट जस्ट कैश, अकाउंट पे चेक, सब कुछ, रुपया, मनी, मनी गिफ्ट मिला है, इफ इट इज मोर देन 50,000 इट इज आईएफओएस। अगर आपको मूवेबल प्रॉपर्टी मिला है, ठीक है, इमूवेबल नहीं, मूवेबल प्रॉपर्टी, ज्वेलरी ले लो एग्जाम्पल के तौर पे, ज्वेलरी, अगर वो मोर देन 50,000 का है, फ्री में मिला है सबसे, मतलब अलग अलग लोगों से मिला है और सब जोड़ दो, समेशन, यहाँ पे भी एग्रीगेट, अलग अलग लोगों से एक साल के अंदर जितना भी मूवेबल असेट गिफ्ट की तरह मिला है फ्री में, अगर उन सब की वैल्यू मोर देन 50,000 है, इट इज आईएफओएस। अब एक बात सोचो, लोग हम लोग को गिफ्ट तो देंगे, पर ये पकड़ा कैसे जाएगा? पकड़ना बहुत मुश्किल है। तो इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, रिलेटिव्स वगैरह से गिफ्ट मिलता है तो वो काउंट नहीं होता है, ठीक है, ये बात तुमको समझनी पड़ेगी। रिलेटिव्स एन एक्सेप्शन, रिलेटिव से तो गिफ्ट मिलेगा ही। अभी देखो एक्सेप्शंस, देखो इधर नॉन एप्लीकेबिलिटी में सबसे बड़ा एक्सेप्शन कौन सा है? रिलेटिव से। अब एक बात समझो, मेरा बर्थडे है तो मेरे को ये घड़ी मिली गिफ्ट में, अपने ही इससे फैमिली से गिफ्ट में मिली, मेरे परिवार वालों ने, मेरे रिलेटिव्स ने मेरे को गिफ्ट दिया घड़ी सीको का, ये काफ़ी अच्छा महंगा है। तो अब अगर ऐसे गिफ्ट्स वगैरह को मैं जोड़ूं तो ये 50,000 के ऊपर तो हो ही जाएगा साल का, परंतु सर किससे मिला है? रिलेटिव से, तो वो एक्सेप्शन में गया।
वहां पर अदर सोर्सेज का इनकम नहीं होगा, तो दिस इज नॉट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कॉमन सेंस की बात है, रिलेटिव दे रहा है, रिलेटिव तुम भी तो अपने घर में गिफ्ट्स देते ही हो, अपने भाई बहन को दोगे, सबको देते हो, तो वो कवर नहीं होता यहाँ पे। तो मूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट्स मिला है नॉट फ्रॉम रिलेटिव, सबसे जितने भी लोगों से अलग अलग गिफ्ट मिला है सब टोटल कर दो, जोड़ दो, मोर देन 50,000 है टैक्सेबल। या फिर अगर सस्ते में मिला है तो फिर फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कंसिडरेशन, वही वाला कॉन्सेप्ट, फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कंसिडरेशन इज मोर देन 50,000, तब वो जितना भी फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कंसिडरेशन दैट इज IFOS। अच्छा, इमूवेबल प्रॉपर्टी मिला है, इसमें हम लोग समेशन नहीं करते, इसमें हर इमूवेबल प्रॉपर्टी को अलग अलग देखेंगे। मुझे 4 लोगों ने अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट किया तो वो मत जोड़ो, अलग अलग देखेंगे, ठीक है। अगर फ्री में मिला है तब सिर्फ आपको देखना है दैट इट इज मोर देन 50,000, तो उस प्रॉपर्टी की जो भी स्टैम्प वैल्यू है एज पर द स्टेट गवर्नमेंट्स अथॉरिटीज, वो पूरा का पूरा IFOS। और अगर सस्ते में मिला है तब आई हैव टू कंपेयर, इफ इट इज मोर देन हायर ऑफ 50,000, 5% ऑफ कंसिडरेशन, तो जितना मुझसे लिया गया है उसका 105% कंसिडरेशन, उससे भी ज्यादा है फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो यहां पे हम लोग को देखना है फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कंसिडरेशन, सस्ते मिला है एंड द सस्ता द डिस्काउंट इज मोर देन हायर ऑफ 50,000 और 5% ऑफ द कंसिडरेशन, तो फिर वो जो एक्सेस पोर्शन है, डिस्काउंट पोर्शन है, ये रहा, दैट विल बी IFOS। मनी और मूवेबल प्रॉपर्टी में हमको एग्रीगेट देखना है, सबसे जो मिला है जोड़ दो, इमूवेबल प्रॉपर्टी में अलग अलग देखना है, ठीक है। यही बातें मैंने नीचे लिख के बता दी हैं, ओके। नाउ दीज आर द एक्सेप्शंस, रिलेटिव से मिला है या ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज मिला है, जैसे मान लो तुम्हारी शादी हो रही है, तुम्हारे दोस्तों वगैरह ने सबने मिल के गिफ्ट दिया है, तो दोस्त रिलेटिव नहीं होता पर मैरिज के ओकेजन पे दिया है। अच्छा मान लो ऐसा हालांकि होता तो नहीं है, बर्थडे है, तो बर्थडे और मैरिज तो अलग होता है, तो मेरे बर्थडे पर अगर मेरे दोस्तों ने मिल के गिफ्ट दिया और वो मोर देन 50,000 है, जो कि बिल्कुल होता ही नहीं है, एक भी दोस्त नहीं, ठीक है, पर अगर होता तब वो फिर टैक्सेबल है, क्योंकि बर्थडे पे है, मैरिज पर नहीं है। मैरिज पे मिलने वाला गिफ्ट अगेन एग्जाम, मैरिज में एक्चुअली गिफ्ट्स मिलते भी हैं, तो मैरिज में एक्सेप्ट, उसको एग्जेम्प्ट कर दिया। जायदाद में मिला है या कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, मतलब मरने वाला है कोई व्यक्ति और मरने के ठीक पहले उसने दे दिया तुमको, या फिर आपको NGOs वगैरह से मिला है, तो वो सब एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। तो इतना बड़ा है ये 56 का 2 का 10। अदर सोर्सेज में सारे सम्स इसी के ऊपर बनते हैं। हमें क्या बोला क्लॉज 29B, कोई भी ऐसा अमाउंट मिला है क्या जो 56 का 2 का 10 के हिसाब से IFOS है, अगर है तो यहाँ पे रिपोर्ट कीजिए पूरा डिटेल, ठीक है। ये ऑडिटर की चेकलिस्ट है, ये चेकलिस्ट तो बहुत कम है, ये इंस्टीट्यूट के मैट में ही दिया हुआ है। मैंने जितना तुमको अभी 29A और B के बारे में पढ़ाया ना, इतना ज़्यादा, ये तो उसका थोड़ा सा है खाली, ठीक है। आज का ये हमारा लास्ट क्लॉज है, क्लॉज नंबर 30, ये हुंडी के ऊपर है। हुंडी वर्ड सुना होगा, इंटर में जब हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 पढ़ते हैं तो वहीं पर एक टॉपिक आता है हुंडी, अ बिल ऑफ एक्सचेंज विच इज ड्रॉन इन अ लोकल लैंग्वेज नॉट एज पर द NI एक्ट बट एज पर द कस्टम्स ऑफ द ट्रेड, दैट्स कॉल्ड हुंडी। हुंडी कच्चे का इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका स्टैंपिंग भी नहीं होता, बिकॉज NI एक्ट में प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज का स्टैंपिंग कराना ज़रूरी है। हुंडी में कोई स्टैंपिंग नहीं होता, लोग क्या करते हैं अपने लेटर हेड पे ही बस लिख के दे देते हैं इतना इतना रुपया लेना है देना है, दैट्स ऑल, दैट्स हुंडी। तो हुंडी को इनकम टैक्स वाले मानते ही नहीं है, बोलते हुंडी में अगर आपने पैसा लिया या दिया, बोरोड और रीपेड इज कंसिडर्ड एज वैलिड ओनली इफ इट इज बाय अकाउंट पेड चेक। अगर अकाउंट पेड चेक से है तभी वो वैलिड मानेंगे। देखो लिखा तो खाली अकाउंट पेड चेक है, पर आप समझो अब टाइम्स इवॉल्व हो गए हैं, 69D तब का बना हुआ है, अभी तक चेंज नहीं हुआ। अरे अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट से है या नेट बैंकिंग से है तो भी तो चलेगा ना तब तो वो पक्का ही का पैसा हुआ ना एक तरह से।
लेकिन सोचो आपने हुंडी पे कच्चे का लेटर पे लिख के पैसा लिया दिया है और वो कोई बैंकिंग चैनल के थ्रू नहीं है, तो सच मनी विच इज बोरोड और रीपेड शैल बी रिगार्डेड एज डीम्ड इनकम। ठीक है, इट विल बी रिगार्डेड एज डीम्ड इनकम। ये रहा, where any amount is borrowed on hundi, borrowed और repaid, मतलब बोरो करते हुए इनकम टैक्स ने पकड़ लिया या रीपे के टाइम पे पकड़ लिया, तो जब भी पकड़ा हो, इट्स अदरवाइज दैन थ्रू अकाउंट पे चेक ऑन अ बैंक द अमाउंट सो बोरोड और रिपेड शैल बी डीम्ड एज इनकम। अब सपोज 5 साल पहले आपने बोरो किया था हुंडी पे, तब इनकम टैक्स वाले पकड़ नहीं पाए थे, आज जब रीपे किया आपने तब पकड़ लिया, तो रीपे के टाइम पे पकड़ा तो डीम्ड इनकम। केस 2, जब आपने बोरो किया था उसी वक्त आपको पकड़ लिया था और डीम्ड इनकम मान के टैक्स लगा दिया, तो अगर बोरो करते वक्त ही पकड़ लिया और डीम्ड इनकम मान के टैक्स लगा दिया अंडर 69D, तब फिर रीपे के टाइम पे वापस से टैक्स नहीं लगेगा, प्रोवाइडेड दैट इफ द अमाउंट बोरोड हैज बीन डीम्ड, जब आपने बोरो किया था उसी वक्त पकड़ के उसका डीम्ड इनकम कर दिए थे, तब फिर रीपे के टाइम पे वापस से टैक्स नहीं लगाया जाएगा, बिकॉज एक वक्त तो लग ही गया ऑलरेडी। ठीक है, तो ये हुंडी का था सेक्शन 69D। तो वी हैव डन टिल क्लॉज नंबर 30। क्लॉज 30 की एक्सप्लेनेशन में गाइडेंस नोट में एक बात बोली भी है कि ऑडिटर के लिए इसको पकड़ना बहुत आसान है, बिकॉज ऑडिटर डेफिनेटली सेक्शन 40A का 3 तो लगाता ही है ना। 40A का 3 वही होता है ना, पेमेंट बाय अदरवाइज दैन थ्रू अकाउंट पे चेक और ड्राफ्ट, तो वहीं पे उसको पता चल जाएगा। ठीक है, वहीं पे वो वेरीफाई कर लेगा। तो अभी हम लोग का यहाँ क्लॉज 30 तक कवर होता है। अगले सेशन में, अगले लेक्चर में, इसमें टैक्स ऑडिट 5 में मैं क्लॉज नंबर 30A, B, C वगैरह जो आए वो भी डिस्कस करूँगा, और वो बहुत हाई लेवल के नए ऐड हुए हैं। 30A इज़ ऑन ट्रांसफर प्राइसिंग, तो वो डिस्कस करेंगे बाद में। आज का एजेंडा जो था वो था ये 22 से लेके 30। सो ये जो नोट्स आप देख रहे हो बोर्ड पे, इसका लिंक डाला हुआ है फॉर योर रेफरेंस। ओके, टैक्स ऑडिट 1 to 3 का लेक्चर चाहिए, डिस्क्रिप्शन में है। सो कंप्लीट होता है लेक्चर अभी के लिए, फिलहाल ये स्टॉप करते हैं इसको।